बताएगा आगे जाके, इसलिए ज्यादा उसमें आपको ये नहीं रखना चाहिए। अभी देखो आप कल की चीज नहीं कर रहे हो, आपका अनक्लियर है कि सिलेबस में कौन सी चीज कहां पे है। इससे नुकसान क्या होगा वो समझ लीजिए। फायदा तो मैंने आपको बता दिया, नुकसान क्या होगा मैंने आपको कल क्लास में भी बोला कि भाई एक बार सिलेबस जरूर पढ़ के आई। मैं 2 दिन से सिर्फ सिलेबस समझा रहा हूं, ये कोई नहीं करता। आपको देखा होगा शुरुआत में डायरेक्ट पॉलिटी से शुरुआत हो जाती है, और पॉलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऐसा ही होता है। कोई भी देख लीजिए, आप कहीं पे भी जाइए। मैं 2 दिन से सिलेबस के पीछे क्यों लगा हूं? क्योंकि मैं आपके अंदर एक बेसिक चीजें डालना चाहता हूं, क्योंकि आपको सबसे पहले ये पता चल जाए कि हम जो आगे 1 साल जो आपकी जर्नी रहेगी वो कौन से डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, ये आपको पहले पता चले। उसमें 2 नहीं 3 दिन भी चाहे तो भी कम है, लेकिन आप आपकी तरफ से इन चीजों को नहीं करोगे तो फिर ये आपके लिए लॉस है, राइट? क्योंकि आप उन सारी चीजों को परस्यू नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ाई करोगे। देखो अगर सिर्फ पढ़ाई से ये काम हो जाता तो हर आईआईटीएन आज फर्स्ट रैंकर होता, या फिर यूपीएससी में टॉपर होता। हर आईआईटीएन सिर्फ पढ़ाई से होता है। आप इतना तो मान ही लोगे कि भाई आईआईटीएन जो है वो आपसे और मुझसे ज्यादा ही पढ़ता है, और उनका आईक्यू लेवल भी हमसे ज्यादा ही है, लेकिन वो ज्यादा सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि दिस इज नॉट अबाउट द हार्ड वर्क। अगर ये सिर्फ हार्ड वर्क की बात होती और सिर्फ पढ़ाई की बात होती तो हर कोई यूपीएससी निकाल लेता। ये स्मार्ट वर्क का बात है। इससे पहले आपको ये समझना होगा कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, और ये मैं आपको पिछले 2 दिन से बता रहा हूं, और फिर मैं 2 दिन से ये भी बोल रहा हूं कि देखिए मेरे साथ रहिए। फिर भी आपकी तरफ से आंसर आता है कि मैंने नहीं किया। देखिए वापस से आपको मैं वही बोलूंगा कि साथ में रहिए, ठीक है? और मैं आपको हमेशा से यही बोलता जाऊंगा, जब जब लेक्चर मेरा एक लेक्चर जाएगा, साथ में रहिए। और मैंने कल भी आपको बताया था, मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे एकदम पीछे छूट जाते हैं। क्लास में एक एक चीजें बोलते हैं, और एक एक चीजें वो 6 महीने 7 महीने 8 महीने बाद पूरा लैक ऑफ, एकदम पूरा ब्लैंक हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक दिन का काम एक दिन में करो। अभी आप जीएस, चारों 4 जीएस के पेपर के नाम नहीं बता पा रहे हो, जबकि मैंने पूरा पेपर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया आपको। और आपका ये भी दायित्व था कि आपको घर पे जाके उसको देखना था एक बार। लेकिन खैर चलिए, अभी आपने उसमें कुछ ना कुछ आपकी कोई जेन्युइन रीजन ही रहा होगा, क्योंकि यू ऑल आर मैच्योर, कि आपने कहीं ना कहीं से उस चीज को नहीं किया। उसके पीछे कोई ना कोई जेन्युइन रीजन रहा होगा। खैर चलिए, हम वहीं से कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको जानकारी होगी कि जो पॉलिटी का जो पोर्शन है, पॉलिटी का पोर्शन आपने पता होगा कि पॉलिटी में आपने कुछ चीजें देखी होगी जिसमें हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग के बारे में बता रखा है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बना उससे पहले कुछ चीजें ऐसी थी जो हिस्टोरिकल चीजें हमारे देश में हुई। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे देश में उस वक्त जब ब्रिटिशर्स आए, उस वक्त से लेकर अभी तक कुछ चीजें नई नई हो रही थी। वहां पे अगर देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि देश में ऐसे बहुत से लोग आए जिसके बेसिस पे आज का जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनने की शुरुआत हुई, राइट? अब उसी को हमने बोला कि हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स, राइट? या फिर मैं ऐसा बोलूं कि द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत कहां से हुई, और कौन सा ऐसी चीजें थी जिससे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए रेडी हो गया। अच्छा, थोड़ी सी एक चीज वापस से, मैं आप लोगों को एम्बेरस तो नहीं करना चाहता, लेकिन एनसीईआरटी चालू की कि नहीं की? कर ली है? हाँ, 1 मिनट। एनसीईआरटी कोई एक स्टैंडर्ड की खत्म हुई? कौन सी चालू की है वैसे? 6 की हुई है। 6 की खत्म हो गई, बोलो। हाँ, थोड़ा बोलो, क्या पढ़ा है? कौन सा चैप्टर पढ़ा है? चैप्टर कौन सा थोड़ा पढ़ा है मैडम? हाँ, तो नाम क्या है उसका? डाइवर्सिटी। अरे वाह,
फिर हाँ तो मैं क्या ना बोल रहा हूँ, मैंने तो अरे वाह बोला। हाँ क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, एक ही चैप्टर पढ़ा भाई, वो जॉब कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं और एक चैप्टर पढ़ा है, देखा। हाँ तो वो तो दोनों, ऐसा देखो वो दोनों काम आपके ही थे, वो दोनों काम आपके थे। ये पढ़ने में आपको 3-4 घंटे जाते, 4-5 चैप्टर पढ़ने में कुछ किया है आपने, कहाँ तक भाई, वो 8 घंटे जॉब करके पहला चैप्टर पढ़े हैं, और आप कमाल कर रहे हो पांडे जी। भाई ऐसा मत करो, रीडिंग स्पीड बढ़ाओ। देखो 1 घंटे में कम से कम, अभी के लिए, आज के लिए 1 घंटे में कम से कम 10 एक पेज आपके पढ़ने चाहिए आपसे, राइट। 1 घंटे में 10 पेज आपके पढ़े हुए होने चाहिए। फिर एक समय आएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, 20-30 पेज तक आपका जाना चाहिए, राइट। तो कामकाज आगे बढ़ पाएगा, वरना इतनी सारी चीजें कब कर पाऊंगे। और पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं, उस दिन मैंने बताया था कि बिल्कुल पैसिव लर्निंग मत करिएगा, एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। समझकर कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए योगा वगैरह कर सकते हो, अगर योगा आपको ठीक लगे तो योगा वगैरह कर सकते हो, या फिर आपको जो चीज लगे ठीक कि इससे मेरा कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, वो चीज करिए। पढ़ते वक्त किसको नींद आती है, आती है? हाँ तो ये नॉर्मल बात है, इससे जरा भी शर्माने की चीज नहीं है। खाने में कोई फ्रूट वगैरह डाल लीजिए एक आधा, राइट। ये न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से हो सकता है, ये प्रोटीन की कमी की वजह से हो सकता है नींद आना, ये नॉर्मल बात है। ऐसा ये गिल्ट फील नहीं करना है कि मैं तो पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ, ये हो जाता, वो हो जाता। वो सोना जो होता है ना, वो नेचुरल चीज है। तो ऐसा मत बिल्कुल समझिए कि भाई पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं तो क्या करें, जरा भी ये नहीं, नेचुरल चीज है। इसके लिए हो सकता है कि आपके बॉडी में कोई प्रोटीन की कमी हो, तो जो सीजनल फ्रूट होता है आपके डाइट में एक डाल दीजिए जब तक प्रिपरेशन में हो तब तक। और दूसरा, घर का हेल्दी खाना खाइए, घर का जो भी घर का होता है, उससे क्या होता है, थोड़ा फर्क पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन बनता है, घर का ही शुद्ध खाना खाइए, राइट। थोड़ा न्यूट्रिशंस लेवल में थोड़ा आपका डाइट में बढ़ाइए, थोड़ा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी कंज्यूम कर पाओ। अभी वो किन किन में से मिलता है आप लोगों को पता ही है, तो थोड़ा वो आपके डाइट में आए, ऐसा कुछ कोशिश करो जिससे पढ़ते वक्त नींद कम हो। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि नींद आएगी नहीं, देखो मुझे भी आती है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता हूं कि मुझे नहीं आ सकती, सबको नींद आती है, लेकिन मैंने कंट्रोल किया है ये सारी चीजों करके। और थोड़ा पढ़ते वक्त ऐसे स्ट्रेट बैठने का कोशिश करिए, ऐसा स्ट्रेट। इससे क्या होता है, बॉडी को मैसेज पहुंचता है। आप ऐसे बैठते हो ना, ऐसे बैठते हैं ऐसे, तो बॉडी को मैसेज जाता है। आपको पता है कि आप ऐसे बैठे हो और क्लास में बैठे हो, लेकिन माइंड को थोड़ी पता है। ये तो आप देख रहे हो तो माइंड को मैसेज गया है कि सामने कोई लड़का बैठा है, खड़ा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, ये आपको मैसेज जा रहा है यहाँ तक। अब जब आप ऐसे बैठते हो तो बॉडी को वैसा ही मैसेज जा रहा है कि भाई ये रेस्टिंग में है, ये रेस्ट कर रहा है, और उससे आपकी बॉडी धीरे 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 लो फील करेगी और आप नींद में चले जाओ, राइट। तो इसलिए बॉडी एक्टिव रहे उसके लिए क्या होता है, ये जो हमारा बैक है उसको आप ऐसे रखिए, तो क्या होगा कि उसको लगता रहेगा मैसेज ऐसा जाए, क्योंकि ये ऐसा करने में थोड़ा ये जाता है, थोड़ी तकलीफ होती है, तो तकलीफ होती है तो उसको लगता है कि ये बॉडी कुछ काम कर रही है। वरना आप ऐसे बैठ जाओगे तो फिर वो 10 मिनट ऐसे, फिर 15 मिनट ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ऐसा हो जाएगा। इसलिए डाइट और ये चीज दोनों ध्यान रखिए, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, अभी के लिए कम से कम 10 एक पेज 1 घंटे के होने चाहिए। 8 घंटे में आपका 80 पेज जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ के तो जाओगे नहीं आप, फोकस से पूरी चीज हो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कॉन्सेंट्रेटेड माइंड रहे। और कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अभी से कुछ ऐसी चीजें करें कि जिससे 1 साल तक ये प्रोसेस पूरी चलती रहे। अभी आपकी शुरुआत है, इसलिए इन चीजों को आपके लाइफस्टाइल में डालिए। बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, राइट, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल छोड़नी ही पड़ेगी, उसका कोई ये नहीं है। वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि साधु पुरुष बन जाइए, संन्यास ले लीजिए, बिल्कुल वैसा नहीं, लेकिन कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। जैसे कि आप जितना आप सोशल होते हो, मतलब बहुत ज्यादा अगर दोस्तों से मिलाव है, ये सारी चीजें थोड़ा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एकदम मिलना ही बंद कर दो, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में, ठीक है। और दूसरी जो माइंड डाइवर्ट करती है, उन सारी चीजों से थोड़ा अभी के लिए दूर रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। कम से कम 1 साल जम के तैयारी कर लो, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, ऐसा कुछ
एक साल जम के तैयारी कर लो, अपने आप को पूरा मॉड्यूल कर लो, पूरा चेंज करने की कोशिश करो। और चेंज कैसे होगा? धीरे धीरे होगा, वो एक साथ नहीं होगा। यही सही समय है कि इसी समय किया जाए। राइट, जून है, जून में आपको पता होगा कल यूपीएससी का मेंस का पूरा फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया। अभी इस रविवार को यूपीएससी का एग्जाम है। राइट, ये पूरी साइकिल अभी इस संडे के बाद से शुरू होगी। तो ये बहुत सही समय है कि आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हो। तो अभी से अपने आप में कुछ चीजें डाल लीजिए और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें, जिसमें कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़े आपका, जिसमें थोड़ी सी आपकी ऊर्जा भी बढ़े, बहुत सारी चीजें आप में उसमें डाली जाए। इससे क्या होगा कि आपको वहां पे हेल्प होगा। सिर्फ अभी तक जो करते आ रहे हो वही करोगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आ रहा है। कुछ नया चाहिए तो कुछ नया करना पड़ेगा। राइट, जो अगर पुरानी ही चीज चाहिए तो वही करते रहो जो अभी तक करते आए हो। इसलिए कुछ चीजें चेंज करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए एक चीज होगी। आप बोले, क्या बोल रहे थे? हाँ, कौन सा पेपर देगा? हाँ हाँ, वही बोला था GS1 मुझे देखा 1 और 2 ही दिखा आपको? आपने क्या देखा? जो आपने एग्जामिनेशन में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वाला बताया था। हाँ हाँ, उसमें प्रीलिमिनरी का वो था सिविल सर्विस। हाँ हाँ, उसमें देखा तो 1 और 2 का ही ऑप्शन। तो प्रीलिम में 1 और 2 ही था 3 और 4 मेरा वो स्टार्टिंग का वो सिलेबस वाला पोर्शन रह गया था ना। अरे मैडम, क्लियर नहीं हुआ 3 और 4 जी। यूपीएससी 3 फॉर्मेट में एग्जाम कंडक्ट करती है, प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम के 2 पेपर है, मेंस के 4 पेपर है और इंटरव्यू अलग से होता है। वो सिलेबस है आपके पास तो डाउनलोड करके आइए। ये चीजें ऐसी होती है कि सिलेबस के बगैर आपको शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए। सिलेबस एक पैरामाउंट है आपका, एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। प्रीलिम में 2 पेपर है, मेंस में 4 है और उसमें इंटरव्यू है। राइट, उसमें ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप देखकर उसे ना समझ पाओ, ऐसी कोई चीज नहीं है। सिर्फ मैंने आपको बाइफरकेशन दिया है और वो पहला जो था ना, वो लेक्चर नहीं था, वो ओरिएंटेशन था। वो छूट गया, इसलिए इसमें मत रखिए। वो सिर्फ उसको लेकर आइए, आप उसको आप एक बार पढ़िए, उसको आपके सामने लेकर आइए, आपको पता चलेगा। और जो चीजें मतलब जो प्रीलिम के 2 पेपर देखे तो 2 ही है, वो उससे ज्यादा नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपकी तरफ से एनसीईआरटी शुरुआत कर दीजिएगा। बोलिए मैडम, शुरुआत कर दीजिएगा। अभी बार बार जो है हम उसी टॉपिक पे नहीं आएंगे कि कितना किया कितना नहीं किया। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल वेग आंसर आपकी तरफ से ना आए कि हाँ मैंने पढ़ लिया है, हाँ मैंने कर लिया है, ऐसा वेग आंसर ना आए आपकी तरफ से। मुझे उसके अंदर से डीपनेस पता चलनी चाहिए, जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ने का आपको तरीका बताया। बताइए मैडम। आगे पीछे का कुछ बोलिए, आप तो शब्द पूछ रहे हो। हाँ, जूस। अरे जेउस तो जूस नहीं, जेउस। जेउस एक समुदाय मैडम, रिलीजन है, उसमें क्या है? धर्म है, धर्म। जैसे हिंदू एक धर्म, सनातन एक धर्म है, मुस्लिम एक धर्म है, वैसे जेउस एक धर्म है, और कुछ नहीं। आगे पीछे का पढ़ के पढ़िए, उसमें दोनों लिंक करके चलिए। चलिए, कुछ है उसमें डाउट? हाँ तो हाँ, अरे देखो हमने जो बताया कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। ठीक है, अच्छा डाइवर्सिटी चैप्टर किसने पढ़ा है? क्या समझे उसमें से? कौन बताएगा वॉलेंटरली कि डाइवर्सिटी में से आपने क्या? एक कौन बोल रहा है पहले तो बताओ। आप बोल रहे हो? हाँ बोलो। ठीक है, आप क्या समझे डाइवर्सिटी में से? क्या समझे आप? इंडिया हैज सो मेनी रिलीजन। ओके,
ठीक है, ओके, आप क्या समझे? जो मतलब अलग अलग विभिन्नता होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो वो भारत में कुछ भव्यता बताता है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप क्या समझे थे मैडम? सर इसमें जो बुक्स होते हैं उनके ऊपर से स्टोरी बनाया गया, डाइवर्सिटी की लाइफस्टाइल दोनों की सेम नहीं होती है। तो पुअर मतलब एक पुअर से रिच होता है तो उनकी डाइवर्सिटी रिलीजियस का। ठीक है, अच्छा, ये जो बोल रहे हैं ये भी एक डाइवर्सिटी है। इसे कौन सी डाइवर्सिटी बोला जाएगा? सुना ना इन्होंने क्या बोला? तो ये कौन सी डाइवर्सिटी होगी? आपने जो बोला आप तीनों ने, वो भी एक डाइवर्सिटी है। उसे क्या बोला जाएगा? रिलीजियस डाइवर्सिटी। आपने डाइवर्सिटी चैप्टर 1 में दो मेन चीज जो पढ़ी है वो पढ़ी होगी डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी क्या एक तरीके की होती है? भिन्नता कितने तरीके की? बहुत तरीके की हो सकती है, लेकिन अभी जो बात चल रही है आप तीनों ने जो बोला वो है रिलीजियस डाइवर्सिटी, और दूसरा जो इन्होंने बोला इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। राइट, इकोनॉमिक रिलीजियस डाइवर्सिटी, जैसा वो मैडम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे जेउस का उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा पहले, तो जेउस, राइट, कुछ उन्होंने फिर केरल में हमारे इस्लामिक मुस्लिम लोगों के बारे में कुछ बोला, कुछ आपने वहां पे हिंदू लोगों के बारे में सुन रखा होगा, कुछ लोगों कुछ ने आपने वहां पे जैन के बारे में कुछ सुन रखा होगा। ठीक है, ये क्या है? ये रिलीजियस डाइवर्सिटी है, इतने ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के बारे में जो मैडम बता रहे थे वो, राइट, कि यहाँ पे कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग रिच है, कुछ लोग पुअर है। राइट, अभी के लिए बस इतना रखो, कैसे वो होता है, किस तरीके से होता है, क्यों होता है, कम से कम आपका मकसद ये होना चाहिए कि अच्छा ये भी होता है, और ये क्लास 6 में है। ठीक है, तो ज्यादा आपको उतना लोड नहीं लेना है। जो मैडम बता रहे थे कि केरल में ऐसे गए, केरल में वैसे गए, हाँ तो उसने में नहीं जाना है। कहने का मतलब है कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, आपको उसमें से क्या लेना है, मैंने आपको कल बताया, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको उसमें से क्या लेना है। तो आपको उसमें से ये लेना है, ये वो बिल्कुल नहीं लेना है कि केरल में ये लोग गए, केरल में वो लोग गए, केरल में ऐसे गए, जो भी गए वो हमारे लोग गए, ऐसा बिल्कुल कोई लोग नहीं गए, कोई बाहर से कोई लोग नहीं गया, हमारे लोग गए, हमारे लोगों ने ऐसा किया, हमारे लोगों ने वैसे किया, उसमें रहोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, कोई भी कहीं पे भी ऐसा मत समझिए कि वो लोग गए और वहां पे ऐसा कर दिया, कोई लोग नहीं, वो हमारे लोग हैं, जो भी है वो हम ही है, ऐसा ही समझ के चलिए। अब डाइवर्सिटी को आप समझिए, डाइवर्सिटी को समझिए, वो पूरे चैप्टर में मेन थीम, मेन जो पकड़ना है वो क्या पकड़ना है? डाइवर्सिटी। राइट, उसको पकड़ के चलिए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस पे आते हैं हम कि जो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है, आपने सिलेबस तो पढ़ा ही है। ठीक है, मेंस का सिलेबस भी आप लोगों ने देख रखा होगा, देखा है? एक बार फिर से मैं रीडिफाइन कर लेता हूं, किसके पास है मेंस का सिलेबस? और देखो, सिलेबस को आप माथे पे चिपका के रखिए, आपके माथे पे मतलब हमेशा से आपके पास रखिए। राइट, और देखो इसकी कम से कम 2-4 कॉपी कर लेना, कम से कम 2-4 कॉपी कर लेना, और हर आपके बुक के फ्रंट पेज पे यह होना चाहिए। लिखने मत बैठना, कोई मतलब नहीं है लिखने का। कोई मैंने देखा स्टूडेंट लिख कर वहां पे रख देते हैं, क्या है यहाँ पे? अगर लिखा हुआ है तो बगैर मतलब की बगैर काम की मेहनत क्यों करनी है? राइट, तो लिखने मत बैठिए, लिखेंगे तो वैसा उतना कोई फायदा नहीं होगा। और यूपीएससी का ही रखिएगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन का नहीं, क्योंकि ये जो लैंग्वेज पढ़ाता है उसी लैंग्वेज में पढ़ना है तो ही काम होगा। लोग जो घूमते रहते हैं ना 4 साल 5 साल 6 साल, यही मेन प्रॉब्लम है, तो सिर्फ घूमते रहते हैं, उनमें वो मैच्योरिटी आ नहीं पाती है जो यूपीएससी बताना चाहती है। इसलिए क्या करो, जो यूपीएससी बोलता है वही करो। राइट, दूसरी चीज में मत जाओ। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि हमेशा से यूपीएससी को ही पकड़ के चलिए, दूसरी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को नहीं। राइट, सिर्फ यूपीएससी का सिलेबस। और आपने देखा होगा कि जो जीएस पेपर 2 है, तो जीएस पेपर 2 में आपको पता चला होगा कि पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चला होगा, और उसमें पहला ही टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें पहले ही उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा है कि हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंस, प्रोविजंस एंड द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ये चीज आपने वहां पे देखा होगा। देखो अभी एक चीज रखिएगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हम वैसे तो हम प्री कम मेंस की ही काम करेंगे, आप ब्रॉडली उसको
3 से 4 पार्ट में बैठ सकते हो। जो मैंने कल आपको बताया था, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कि भाई वो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे होता है, हिस्टोरिकल क्या अंडरस्टैंडिंग्स रही, किस तरीके से उसको बनाया गया, क्या क्या चीजें उसमें लगी। थोड़ा हम उसको शुरुआत में ही उसके फीचर्स के बारे में देखेंगे कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है, राइट। दूसरा हम देखेंगे कि अमेंडमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है तो वो क्या प्रोविजंस उन्होंने दे रखा है, अमेंडमेंट। फिर थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर बहुत चलता है आजकल, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पे इसका एक वीडियो मैंने डाल रखा है बेसिक स्ट्रक्चर का, एक बार उसे देख लीजिएगा शुरुआत में ही, इसलिए हम जब क्लास में देखेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर होगी। किसी ने देखा है? एक बार उस पर जाके एक बार देख लीजिएगा। हम यहाँ पे करेंगे तो आपकी बहुत सारी सहूलियत हो जाएगी। फिर हम आपको दिख रहा होगा फीचर्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। उन कुछ चीजों पे आएंगे कि फंक्शंस करेंगे, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। उसमें किस किस की, तो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो उनकी फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, एक दूसरे की तरफ क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या क्या उनको किस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। फेडरेशन किसे कहते हैं, संघवाद जिसे कहते हैं हम, तो वो संघवाद का कॉन्सेप्ट क्या है, फेडरल कंट्री में यूनियन से स्टेट की तरफ पावर आना चाहिए या फिर स्टेट से पावर ऊपर की तरफ जाना चाहिए, किस तरीके से आज का हमारा फेडरेशन है उसको हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। नीचे आपको दिखेगा सेपरेशन ऑफ पावर, इसी में हम देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर किस तरीके से डिवाइड है, सेपरेशन ऑफ पावर। और पावर का सेपरेशन किसमें, तो आपको पता होगा कि आपने पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव, कुछ होता है लेजिस्लेचर्स, कुछ होता है लेजिस्लेचर्स, कुछ होता है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये क्या क्या है, बहुत अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, ठीक है। आपने वैसे तो इनका नाम सुन ही रखा होगा, लेकिन हम उसको और डिफाइन करके पढ़ेंगे, राइट। फिर आपने वहां पे देखा होगा कि कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्कीम, इसको हम इसी के साथ करेंगे, कंपैरिजन को, कंपैरिजन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरिजिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद दैट ऑफ द अदर, राइट। इसी के साथ हम करेंगे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अदर किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगर हमें कंपेयर करना है तो किस तरीके से करते जाएंगे, इसी के साथ साथ हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, राइट। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का क्या है, आपको फंक्शन और आपके उसको क्या करना है, उसकी चीजों को आपको डिफाइन करना है कि किस तरीके से उनके फंक्शन है, किस तरीके से उनका काम जो है डिफरेंट है। आपको वहां पे दिखेगा मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट एंड द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप एंड द फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ देयर रोल इन द पॉलिटी, ठीक है। ये कुछ चीज, साइलेंट फीचर्स ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसको भी हम इसी के साथ देखेंगे, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, राइट। ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट कुछ नहीं है, एक घंटे का भी काम नहीं है, तो फटाफट से उसको समझ लेंगे हम। अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कुछ ऐसी चीज है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कुछ ऐसा है कि 3 अलग अलग तरीके की संस्थाएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मानी गई। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसा वर्ड तो यूज कर लेते हैं, लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी कोई चीज है नहीं, इसके लिए उसे ज्यादा तरीके से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोला जा सकता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। वैसे हर कोई अगर देखोगे कहीं आप सामान्य बोलचाल की भाषा में उसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी कोई चीज होती नहीं, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम वो वर्ड यूज कर लेते हैं। और एक होता है कि एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू कोई बॉडी अगर बनी है तो वो एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू अगर कोई बॉडी बनती है तो वो बॉडीज। अब इसमें क्या है, तो उन्होंने बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसके ऊपर रिक्रूटमेंट कैसे होता है, वो सारी चीजें किस तरीके से होती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा रखी है। हम इन तीनों को देखेंगे किस तरीके से उनका सारी चीजें हम कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फिर है स्टेचुटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी, वो भी हम सब इसी में देखेंगे। स्टेचुटरी बॉडी किसे कहते हैं, वो कहीं ना कहीं से आपको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में वो सारी चीजें आपको दिख जाएगी।
अरे क्वासी जुडिशियल बॉडी आपको दिखेगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, अभी नीचे का जो जितना भी आपको दिख रहा है वो सब पार्ट किसका है? गवर्नेंस का, राइट, गवर्नेंस। इसलिए ये जो पूरा फंक्शन है गवर्नेंस का अलग से ही पूरा लगता है, तो अब से अलग से ही हम उसको देखने की और समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो गवर्नेंस एक पूरा टॉपिक खत्म होते ही आपका पॉलिटी पूरा खत्म होगा, लेकिन इसमें पूरा हिस्ट्री छुपा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। पूरी कॉन्स्टिट्यूशन इसमें जो यूपीएससी बता रही है कुछ ऐसा है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी हिडन सिलेबस भी इसमें है, इससे पूरा कामकाज खत्म नहीं हो जाता, बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है कि हम इसके लिए ही पूरा एक वीक डाल दें, राइट, एक वीक भी जा सकता है, उससे ज्यादा भी जा सकता है इसके वीक, राइट। उसके बाद जब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे तो इसके और इसके बीच में बहुत सारी चीजें और भी आएगी। फंडामेंटल राइट है, राइट, फंडामेंटल ड्यूटी है, डीपीएसपी है, वो सारी चीजें भी इसमें आएगी, और उसमें तो कम से कम आपका 15 से 20 लेक्चर जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है। तो ऐसे हम कुछ अप्रोच करेंगे। अभी आप समझ लीजिएगा जो सिलेबस है वो आपके पास है, और सिलेबस के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। वो हमेशा से गांठ हमेशा बांध के रखिए, ये जो सिलेबस है वो सिर्फ एक मत रखिए, आपकी हर नोट्स है वो सिलेबस के बगैर शुरू नहीं होनी चाहिए, चिपका दीजिए, वहां जहां पढ़ रहे हो वहां पे भी सिलेबस चिपका हुआ होना चाहिए। हमेशा पता हो कि सिलेबस में है तो हम इस तरीके से जा रहे हैं। देखो क्या करें, यही हमारी एजुकेशन सिस्टम है, आप सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा, दूसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा से गांठ पाड़ के रखिए, गांठ बांध के रखिए कि सिलेबस के बाहर कुछ नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो जैसा हमने बताया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आती है, अराउंड 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आती है। आपको ज्ञान होगा कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो उस वक्त इंडिया जो है, इंडिया उस वक्त मुगल का शासन चल रहा था, और इंडिया उस वक्त अच्छे खासे दौर से गुजर रहा था, अच्छे खासे दौर से इन द सेंस ऐसा बोला जाता था कि उस वक्त एवरीथिंग अवेलेबल इन द वर्ल्ड वाज अवेलेबल इन द इंडिया। हम्पी के बारे में ज्यादा ये बोला जाता है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के बारे में ये ज्यादा बोला जाता है। तो उस वक्त ऐसा था कि कुछ कंट्री के लोग भारत में आते हैं, और कुछ कंट्री कौन सी, यहाँ से यूरोपियन नेशन, ये पूरा आपको पता होगा, ये पूरा यूरोप है, ठीक है, ये पूरा यूरोप है। वैसे रशिया का भी कुछ पार्ट यूरोप में ही आ जाता है, लेकिन मोटा मोटा सा हम इसको यूरोप मान के चलते हैं। अब यूरोप की कुछ संस्थाएं भारत में आती है, देखिएगा थोड़ा हमारा हिस्ट्री की तरफ थोड़ा जाएंगे, लेकिन आपका पूरा क्लियर हो जाएगा इससे। यूरोप की कुछ संस्थाएं इस वक्त भारत में आती है, और भारत में आकर वो व्यापार करने की कोशिश करती है। अब व्यापार भारत में ही क्यों, क्या उनका दूसरी तरफ कोई चीज नहीं जा रही थी? देखो ऐसा है कि उस वक्त की अगर आप चीजों को समझने के लिए बैठो तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि इससे पहले कुछ पोर्टुगीज भारत में आए थे, वास्को द गामा के नाम पे। वास्को द गामा भारत में आता है, और भारत में आकर वो भारत की चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। मतलब कि भारत यहाँ पे उस वक्त कौन कौन से साम्राज्य से गुजर रहा था, भारत में क्या क्या चीजें थी, इन कुछ चीजों को वहां पे वो लोग लेकर जाते हैं, और इंडिया की चीजों को वहां पे उनके देशों में फेमस करते हैं, मतलब कि यूरोपियन देशों में। वास्को द गामा कहां से आया था? पोर्टुगीज से। पोर्टुगीज कहां पे? ये कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यूरोप में ही, यहाँ पे, राइट, ये आपको पोर्टुगीज का एरिया दिख जाएगा। अब उस वक्त यहाँ से कोई जगह नहीं थी, यहाँ पे अभी आज के तारीख में सुएज कैनाल है, राइट, सुएज कैनाल के थ्रू नॉर्मली आ सकते हैं, आज से यूरोप से एशिया का पूरा जो कनेक्शन है वो बैठ जाता है, लेकिन वहां से पूरा घूम के आएंगे यहाँ से। यहाँ पे साउथ अफ्रीका में क्या है, एक केप ऑफ गुड होप है, यहाँ के इस एरिया। अब समझ लीजिए उस वक्त यूरोप को ऐसा लगता था कि यूरोप ही वर्ल्ड है और वर्ल्ड ही यूरोप है, और उनके हिसाब से पूरे विश्व का केंद्र क्या है? यूरोप है। अब ये कुछ चीज वो मान के बैठे थे, उसके क्या हुआ, उन्होंने अपने तौर पे अपने तरीके से पूरे वर्ल्ड का एक मैप बना लिया। अच्छा अब देखिए आप, क्या वर्ल्ड का कोई मैप हो सकता है? आपको पता होगा वर्ल्ड का कोई मैप बन सकता है क्या? अर्थ जो है वो गोल है, राइट, अर्थ गोल है, और अगर अर्थ गोल है तो गोल चीजों का मैप कैसे बन सकता है? आप देखिए, ये तो अभी हम ऐसा बोल रहे हैं, ये आपको ऐसा दिख रहा है,
फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखिए, अर्थ का कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिख रहा है, दिखेगा, ठीक है। ये कुछ अर्थ का कुछ भाग आपको ऐसे कुछ दिखेगा। अगर ऐसा अगर अर्थ है तो इसमें कौन कौन इसमें बीच में है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कैसे पता चलेगा? समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर गोल चीज होती है तो गोल चीज का उत्तर, दक्षिण, इसका वेस्ट, इसका ईस्ट कैसे नक्की होता है? ये गोल है, एक टाइम के लिए भूल जाओ कि ये गोल है, ये एक टाइम के लिए भूल जाओ कि ये अर्थ है, सिर्फ दिमाग में ये रखो कि ये गोल है, ये हमारा गोला है। ऐसा देखो, दूसरे का गोला दूसरी तरफ है, ये हमारा गोला है और ये हमारे गोला है, बस वैसा इस पे देखो, ये गोला है और गोला गोल है, गोला गोल है। और गोले को आप कैसे बोलोगे कि गोल का ये वेस्ट है, गोले का ये ईस्ट है, गोले का ये नॉर्थ है, गोले का ये साउथ है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? चलिए, अर्थ है इसलिए आप उसको ज्यादा नहीं ये कर पा रहे होंगे। आप इसको देखो, मुझे ये बताओ, इसका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट करके दिखाओ। चलो नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ होगा, कौन से बेसिस पे बोला? आप ऐसे सीधे बैठे हो इसलिए, मैं आपको आड़ा कर दूं तो नॉर्थ हो जाएगा, और मैं आपको शवासन में करवा दूं तो नॉर्थ नीचे हो जाएगा। लेकिन आप आड़े हो, सीधे हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर मैंने बोल रखा है कि ये है, ये चीज है, इसका ये पॉइंट जो है वो नॉर्थ की तरफ है, ये पॉइंट जो है साउथ की है, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ है, ये साउथ की तरफ है, क्योंकि इसका एक आकार है, समझ लो। अब आपको मैं आड़ा भी कर दूं तो भी ये नॉर्थ की तरफ ही रहेगा, आपको मैं इसमें चक्रासन में करूं तो भी आप नॉर्थ की तरफ ही रहेगा। आप अगर ऐसे एकदम शीर्षासन करो, एकदम सर जो है नीचे चला जाए, आपका पैर ऊपर रहे, तो भी ये नॉर्थ ही होगा। समझ लो क्या बोलना चाहता हूं? लेकिन गोले का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा होता है क्या? ये अनडिफाइंड है। यस, वही चीज मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यूरोप ने ऐसा मान लिया कि यूरोप इज वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज यूरोप। उससे क्या होगा? उससे उन्होंने अपने तौर पे वर्ल्ड की डेफिनेशन कर दी। कैसे की? देखो, अगर ऐसे देखने जाओ तो ये हमारा अफ्रीका है, इधर अफ्रीका आ जाएगा, ये इंडिया आ जाएगा, और यहां पे कुछ यूरोप है। देखो, अब देखो, आप इंडिया दिख रहा होगा आपको, ये कौन सा है? ये तो आपको सऊदी दिखेगा, सऊदी अरेबिया, इसे हम गल्फ कंट्रीज कहते हैं। यूरोप यहां पे है। यूरोप ने उसके हिसाब से उसको बीच में रखकर पूरे वर्ल्ड को माप लिया, पूरे वर्ल्ड को क्या कर लिया? माप लिया, और उसके बेसिस पे उन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो है हमारा जो एरिया है वही मेन है। राइट, वही क्या है? वही मेन है। और वो मेन है तो कैसे है? तो वो कुछ ऐसे है। देखो, अब ऐसा है कि यूरोप ने अपने तरीके से उसको बता दिया कि हमारा एरिया बीच में आएगा, तो इसके लिए उन्होंने यहां से एक प्राइम मेरिडियन निकाल दिया। प्राइम मेरिडियन का नाम सुना आप लोगों ने? सुना है कभी? प्राइम मेरिडियन जो है ना, टाइम को डिवाइड करती है, टाइम को डिवाइड करती है। इधर का टाइम अलग, उधर का टाइम अलग। हम बोलते हैं ईस्ट वेस्ट है, हम बोलते हैं ये वेस्टर्न कंट्री है, हम ईस्टर्न कंट्री, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं अगर बोलूं तो ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ठीक है, ये वेस्ट हुआ, किसके हिसाब से? यूरोप के हिसाब से। और ये क्या हुआ? ईस्ट हुआ। राइट, ऐसे कुछ हुआ। अब नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ कौन से बेसिस पे? तो वो यूरोप के बेसिस पे। अब यहाँ के कुछ कंट्री, जैसे कि ये पोर्टुगीज है, शुरुआत में पोर्टुगीज कहां पे आता है? तो ये यहाँ पे साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप है। तो पहले ऐसे घूम के आते हैं, ठीक है, फिर वो इंडिया की तरफ आता है और यहाँ पे रहता है, और कुछ समय बाद जाता है। 1498 में आता है, राइट, फिर 1501 में वापस जाता है, वापस से आता है 1-2 साल में, और वापस से यहाँ पे व्यापार करके वापस से जाता है, पोर्टुगीज का वो वास्को द गामा। फिर जब वो यूरोप में जाता है तो वहां पे देखता है, अरे बाप रे, भारत से इतनी सारी चीजें लेके आए हो,
ऐसी ऐसी चीजें भी होती है भारत में, वो देखता है, उसको वो अपने आप से उसे समझता है, बेचता है, यहां से कम दाम में खरीदता है, वहां पे ज्यादा दाम में बेचता है। ऐसी कुछ चीजें वहां पे होती है। जब यूरोप में ये चीज पता चलती है तो उस वक्त यूरोप का जो केंद्र हुआ करता था वो था ब्रिटेन। यूरोप का नहीं, पूरे वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड में जो सत्ता चलती थी वो चल रही थी किसकी? ब्रिटेन की। जैसे आज अमेरिका है, अमेरिका आज क्या है? महासत्ता। महासत्ता होने के नाते हम अमेरिका को क्या बोलते हैं कि अमेरिका की सब आज विश्व की महापावर है, राइट, सुपर पावर है। वैसे उस वक्त कौन हुआ करता था? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने अपने आप को, ब्रिटेन को आप यूके भी बोल पाओगे या फिर इंग्लैंड भी बोल पाओगे। क्या क्या डिफरेंसेस है आप आईआर में उसको आप जानोगे। यूके को यूके ही क्यों कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम, जितने भी किंगडम है वो एक साथ है, ठीक है, इंग्लैंड वगैरह वो सारी चीजें। तो यूके वहां पे वर्ल्ड की महासत्ता हुआ करता था, एक सुपर पावर हुआ करता था। और यहां पे थे उनकी क्वीन। वहां पे एक कंपनी बनती है जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचरिज्म, ऐसे कंपनी बनती है। मर्चेंट एडवेंचरिज्म ने ये देखा कि वे पोर्टुगीज के कुछ लोग भारत गए, भारत तो पता नहीं था उनको, वो बोले कि ईस्ट की तरफ गए और बहुत सारी कुछ चीजें कमा कर आए और वो चीजें यहां पे बेची सस्ते दाम में और बहुत पैसे वाले बने। तो बोले कि एक काम करते हैं, हम भी ऐसा कुछ करते हैं। मर्चेंट एडवेंचरिज्म वहां की रानी के पास जाता है। किसकी? यूनाइटेड किंगडम की उस वक्त की रानी के पास, क्वीन के पास जाता है और क्वीन को बताता है कि रानी रानी हमें व्यापार करना है। बोले कि जाओ, पूरा विश्व तुम्हारा है, जहां पे भी व्यापार करो कर लो। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम ईस्ट में जाएंगे। ईस्ट में जाएंगे तो सही, लेकिन हमें मोनोपोली चाहिए। मोनोपोली समझते हो? मोनोपोली क्या होता है? कभी नाम सुना है? क्या होता है मोनोपोली? मोनोपोली क्या होता है? सॉरी, जोर से बोलो। शंकर ज्यादा। सिंगल सेलर। अच्छा, सिंगल सेलर। हाँ, क्या बोल रहे थे? बोलो बोलो। कोई चीज है तो वो उसके अलावा कोई और नहीं बना सकता, उसकी मोनोपोली हो जाती है उस चीज पे। हाँ, वही मोनोपोली क्या होता है? कैसे भी एग्जाम्पल बता दो, मैं समझ लूंगा। चलो ठीक है, इन्होंने जो बताया उस पर चलते हैं। किसके अंदर? मोनोपोली के अंदर सर उसमें प्रोड्यूसर ही कस्टमर को शेयर कर सकता है। ऐसा होता है, ठीक है। देखो, एजेंट नहीं होते। हाँ, एजेंट तो होंगे, एजेंट होंगे, लेकिन प्रोड्यूसर एक ही होगा, ठीक है, प्रोड्यूसर एक ही होगा, ठीक है। देखो, थोड़ा बोलने का रखिएगा, ठीक है, क्लास इंटरेक्टिव रखिए। कुछ आप सुनाओ, कुछ मैं सुनाऊंगा। आपने वो कहावत सुनी होगी, गुलशन में बू और खुशबू से बात बनती है, हम ही है हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो बू और खुशबू से बात बने तो कुछ बात बने, ठीक है। सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं, हम दोनों, राइट, यस। जैसे आपने बताया कि सिंगल सेलर के साथ एक और चीज आपको जोड़नी पड़ेगी, सिंगल सेलर एंड मेनी बायर। सिंगल सेलर एंड मेनी बायर, बायर बहुत ज्यादा है लेकिन सेलर कौन है? एक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये समझो आप, मैं अगर बोलूं ये हुआ सिंगल सेलर, राइट, और बायर कितने हैं? मेनी बायर, राइट, सिंगल सेलर मेनी बायर। इसे हम क्या बोलेंगे? मोनोपोली। मतलब कि जो प्रोड्यूस करता है वो व्यक्ति एक ही होगा, लेकिन जो खरीद रहा है वो बहुत सारा होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आज की तारीख में अगर बात करूं, इंडियन रेलवे बायर कितने हैं? 140 करोड़ इंडियन, इज इक्वल टू इंडियन रेलवे पर किसकी मोनोपोली हुई? तो भारत सरकार की। आपकी खुद की रेलवे बना सकते हो आप?
आप नहीं बना सकते। इसी तरीके से इंडियन पोस्ट, इंडियन एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, आप आपका खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हो घर में, छोटा सा दीपावली को फोड़ने के लिए बना सकते हो। छोटा छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसे ऐसे फेंको फेंको करते हैं, वैसे नहीं होता है तो नहीं बना सकते। न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है आपके पास। तो कुछ चीजें ऐसी है जो आप नहीं कर सकते, राइट। अब ये तो मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल दिया, लेकिन समझो कोई ऐसी फील्ड हो, सिम कार्ड, मोबाइल का सिम कार्ड, अभी कितने सेलर है उसमें? अभी तो एक ही बचा है, मेजर तो एक ही बचा है, बाकी सब तो खा गया उसने। नहीं, सेलर अभी तक कितने थे? पहले हच हुआ करता था, आपको याद हो तो, वोडाफोन हुआ करता था, आइडिया, ठीक है, BSNL, फिर जियो कहीं से होता था, जियो करके कोई आया था पहले, एयरटेल, ठीक है, ये कुछ हुआ करते थे। अभी बहुत सारे खत्म हो गए, राइट, बहुत सारे खत्म हो गए। इसको डिओपोली या ओलिगोपोली तरफ आपको ज्यादा लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अगर दो रहता है तो डिओपोली बोलेंगे। सेलर कितने? तो डिओ मतलब दो, राइट। और परचेजर कितने? बायर कितने? बहुत ज्यादा, जिसे डिओपोली बोला जाएगा। कुछ को ओलिगोपोली बोलते हैं, दो से ज्यादा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कौन? सेलर। जैसे कि आज की तारीख में सिम कार्ड इंडस्ट्री या फिर मोबाइल फोन वाली जो इंडस्ट्रीज है, बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, दो से कम भी नहीं है। एक रहेगा तो मोनोपोली हो जाएगी, दो रहेगा तो डिओपोली हो जाएगी। दो से ज्यादा है, कितना है? तो आपको बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि 15, 20, 2000, 3000 सेलर है, ऐसा नहीं, ठीक है। उसमें आप काउंट कर सकते हो, जैसे कि सिम कार्ड में मैंने अभी आपको जितना गिनवाया 5-6 सेलर, ठीक है, 5-6 सेलर हैं, तो वो सेलर हुए। हमारे यहाँ पे काम क्या है? मोनोपोली को समझे कि मोनोपोली क्या है। तो मोनोपोली सिर्फ एक सेलर, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया। अच्छा, ये दो के अलावा किसी को आप सोच पा रहे हो कि इसमें भी तो मोनोपोली होती है? उसको सोच पा रहे हो आप? मोनोपोली इसके अलावा पोस्ट ऑफिस समझ लो, एटॉमिक एनर्जी समझ लो, किसी भी फील्ड की कोई भी मोनोपोली तो इसकी है क्या? पे आप इसमें नहीं करते हो, लग्जरी में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हो? टोरेंट है, जीबी है, सब तो है उसमें। आपको आपकी खुद की इलेक्ट्रिसिटी तो खोल ही सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपके पास पैसे है, इन्वेस्टमेंट है, तो आपकी खुद की इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी खोल दो। गन वो भी है, आपका खुद का है? क्या बना है? RBI के पास, ठीक है, RBI का, लेकिन वो धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि RBI के पास ही वो अथॉरिटी है कि वो पैसे छाप सकती है, ठीक है। आप हम कोई सब नहीं छाप सकते, और हम जब छापेंगे तो उसमें फिर वो इलीगल मनी हो जाएगी, अगर उसको छापा है तो, ठीक है, ब्लैक मनी हो जाएगी। चलो, मतलब आप समझ रहे हो कि अगर एक ही सिंगल सेलर है और बायर कितने, बहुत ज्यादा बायर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोपोली। उसी पे हम आते हैं कि इसको अगर मोनोपोली बोला जाएगा, तो जो यूके के लोग थे, जो मर्चेंट एडवेंटरिज्म के नाम से उन्होंने क्या बनाया था? एक कंपनी बनाई थी। वो लोग अभी भारत की तरफ आ रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि भारत जाना है, उनको पता था कि ईस्ट की तरफ जाना है, राइट, ईस्ट की तरफ जाना है। अब वो यहां से निकलते हैं, राइट, अपनी क्वीन को कहते हैं कि मैडम मैडम हमें कुछ आप ये दे दीजिए, कुछ मोनोपोली दे दीजिए उसकी तरफ। तो उस वक्त की क्वीन उसे चार्टर देती है, चार्टर 20 साल की मोनोपोली का, 20 ईयर की मोनोपोली का। कहां पे? ईस्ट में आप जाओ और 20 साल की मोनोपोली करके आओ, जाओ। मैं यहाँ सबको बता दूंगी कि भाई जो अभी यहां से मर्चेंट एडवेंटरिज्म जो ईस्ट में जाना है, उसे ईस्ट में मोनोपोली मिलेगी, ऐसा उनको बता दिया जाएगा। तो यहां से मर्चेंट एडवेंटरिज्म वापस से उसी रूट से आता है। यहाँ पे क्या है? केप ऑफ गुड होप। वहां से फिर वो कहां पे आते हैं? ईस्ट की तरफ आए तो उनको क्या मिला? इंडिया मिला। और वो किसके लिए आए थे? व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए,
तो क्या लेकर आए वो कंपनी। तो ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एस्टेब्लिश होती है। राइट, वैसे इतिहास का पार्ट है, थोड़ा बहुत अभी इतिहास में देखोगे उसे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे बनती है और ऐसे आती है। फिर वो कहाँ पे आती है, कहाँ पे उसने कोठी बनाई, कहाँ क्या है, वो सब इतिहास में आपको आएगा। लेकिन हमें जो यहाँ पे समझना है वो ये समझना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आती है तब यहाँ पे मुगल का शासन था। और मुगल का शासन ऐसा था कि आपको पता होगा किंगशिप थी, राजाशाही थी। राइट, किंगशिप हुआ करती थी, राजाशाही। अब राजाशाही और ये भाई साहब आए, उनको देखा राजाशाही तो थी, उसके साथ साथ टूटे हुए मतलब बिखरे हुए राजा, एक जगह पे अलग, एक जगह अलग, एक जगह अलग। उनको लगा भाई व्यापार करना भी आसान है और राज करना भी आसान, दोनों कर लो, दोनों मुफ्त में हो जाएगा, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको। ऐसा करके ये लोग भारत पे शासन करने की शुरुआत करते हैं। हमें उस शासन पे दिलचस्पी नहीं है, वो तो आप इतिहास में देखोगे। हमारे यहाँ पे काम है कि वहां पे हुआ करती थी किंगशिप, उस वक्त हुआ करती थी किंगशिप, और उन्हें पता चल गया कि भाई भारत में बिखरे हुए राजा है, हम हमारी जो ट्रेड करने के लिए आए हैं वहां से हम टेरिटरी कैप्चर करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने शुरुआत क्या की, उन्होंने व्यापार करने की ही शुरुआत की। देखो बहुत से राजा है विश्व में जो पहले सामने वाले देश पे अटैक करेंगे, उस पे कब्जा करेंगे और फिर शासन करेंगे। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने अटैक नहीं किया, ये सामने वाले देश पे आए, व्यापार किया, शासन नहीं किया डायरेक्ट। क्या किया, व्यापार किया, यहां पे व्यापार में पग जमाए और फिर यहां पे शासन करने की शुरुआत की, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। बहुत से राजा क्या होते हैं जो सबसे पहले अटैक करते हैं, सामने वाले राजा पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। मेरे पास इतनी सेना, तेरे पास इतनी सेना, और पहले जाके अटैक करेंगे, फिर पता नहीं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा चारा है, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, अभी कैसे शासन करेंगे। लेकिन उन्होंने उल्टा किया, क्या किया, पहले ट्रेड करना चालू किया और फिर यहाँ पे टेरिटरी कैप्चर चालू किया, क्योंकि अभी पैसे हैं, इनफ पैसे हैं, कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। ये मेन चीज, हमें ये चीज में दिलचस्पी नहीं है कि उन्होंने ट्रेड कैसे चालू किया, टेरिटरी कैप्चर करना चालू किया। ऐसा है कि उन्होंने टेरिटरी कैप्चर कर लिया और भारत पे शासन करना शुरू कर दिया। हमें उसके बाद से काम चालू करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने जब भारत में लेकर आए तो क्या लेकर आए, रूल ऑफ लॉ। देखो जाने अनजाने में, सही या गलत, ज्यादातर तो गलत ही, उन्होंने रूल ऑफ लॉ लेकर आए। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? अच्छा, ये सारी चीजें आपको शायद तो ज्ञान होगी ही। ये जो आपको दिख रहा है, राइट, थोड़ा सा मैपिंग कीजिएगा कि यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे है, मतलब कि जो ब्रिटेन है वो कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट, मैनचेस्टर वगैरह, बेल्जियम वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखेगी। जो केप ऑफ गुड होप है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, जो एक केप टाउन जिसे बोलते हैं, राइट। और अगर आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका का, ये पूरा टिप है। यहाँ हमेशा से ये केप टाउन या केप ऑफ गुड होप ये पूरा हमेशा से चर्चा में रहता है, ठीक है। ये इसको देखिएगा, यहाँ पे मडागास्कर है, यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि मतलब ये आप देखते रहिएगा। ये रीयूनियन करके जो आइलैंड है, ये इसका है, किसका, फ्रांस का। ये कहाँ पे है, इंडियन ओशन में है। देखिए ये जो है फ्रांस का है, आपको ऐसे देखेंगे तो उसको दिखेगा भी नहीं। ये पूरा जो है फ्रांस का आइलैंड है। कहाँ पे ये इंडियन टेरिटरी में है। इंडियन मतलब इंडियन ओशन में है, टेरिटरी तो नहीं। देखो अगर ऐसे देखोगे तो दिखेगा भी नहीं, ऐसे दिखोगे तो आपको दिखेगा नहीं। है कहाँ पे, यहाँ पे ये मडागास्कर लिखा है, मडागास्कर के पास यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड है, ये रीयूनियन आइलैंड, और ये है फ्रांस का, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे मॉरिशस वगैरह, इन सारे देशों को देखते रहिए, मैपिंग वगैरह रखिए आपके दिमाग में कि कौन सा देश कहाँ पे है, कैसे है, किस तरीके से है। इंडिया ऐसे है, फिर यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, ये गल्फ का नेशन बोलते हैं, ये अफ्रीका है। ये बड़ा बड़ा सा ध्यान आपको रहना चाहिए अभी से, ठीक है। वैसे तो ज्योग्राफी के सर आएंगे, वो सब आपको बताएंगे ही, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में हमेशा से रहनी चाहिए।
अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे गए हैं, पपुआ न्यू गिनी, देखा होगा आप लोगों ने, पपुआ न्यू गिनी में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी गए, हर तरफ वो घूम रहे। आपको ये सारी चीजें हमेशा से ध्यान में रहनी चाहिए। चलिए हम यहाँ पे आते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने यहाँ पे शासन करने की शुरुआत डायरेक्ट नहीं की, वहां पे उन्होंने ट्रेड किया, और जैसे ही आपको ट्रेड का एक्सेस मिलता है, शासन तो अपने आप से हो जाता है। उसमें हमें समझना क्या है, उसमें यही समझना है कि उन लोगों ने रूल ऑफ लॉ लेकर आए, रूल ऑफ लॉ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि रूल ऑफ लॉ क्या है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल बुक, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो, एक तो आप समझिए, एक होता है कि आप शासन करो वायदों के हिसाब से, वायदों के हिसाब से। वायदा समझते हो? डिक्टेटरशिप समझते हो? तानाशाही, नाम, ऐसा नाम तो सुना होगा, भले सारी चीजें हमने अभी तक नहीं जानी हो, लेकिन नाम तो सुना ही होगा, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, ऐसा कुछ। किम जोंग उन का नाम सुना है? किम जोंग उन नाम सुना है? कौन है? नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, ऐसा कुछ बोला। उस भाई साहब ने क्या किया, मतलब बहुत से ऐसे किस्से सुनाई देते हैं, सामने आते हैं, कि उसने ऐसा बोला था कि भाई सब लोग मेरी जैसी हेयर स्टाइल रखो। उसके देश में एक कानून बनाया उसने। उसका एक डिफेंस मिनिस्टर था जो उसकी मीटिंग के दौरान उबासी ले रहा था, ऐसा न्यूज मिले है। तो उसने उसे तोप से उड़ा दिया कि भाई उबासी नहीं ले सकते, मेरी मीटिंग में होगी। इसे बोलते हैं मनमाना शासन, राइट? तानाशाह मतलब जो उबासी लेता है उसे ये करना चाहिए क्या, तोप से उड़ा देना चाहिए क्या? तो यहाँ से तो हर व्यक्ति अगर यहाँ पे रहेगा तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे हर व्यक्ति को मतलब तोप कम पड़ जाएगी यहाँ पे। ऐसा है कि हर चीज का अपनी तरीके से इंटरप्रेट करना। एक होता है कि जिसे हम तानाशाही कहते हैं, या फिर आप ऐसा बोलो डिक्टेटरशिप, राइट? जिसमें कोई नियम वगैरह नहीं होता है, जो एक व्यक्ति होगा वही होगा एग्जीक्यूटिव, वही होगा लेजिस्लेचर्स, और वही होगा जुडिशरी। कानून भी वही बनाता है, उसको इंप्लीमेंट भी वही करता है, और वही खुद क्या कर देता है, वही खुद शासन भी चल रहा है। अच्छा, उसने आपने चला वो देखा होगा आपने, अकबर की एक किस्सा सुना होगा, अकबर का एक किस्सा सुना होगा कि अकबर जो है वो एक बार अपने महल में थे, और अपना एक फाइनेंस मिनिस्टर था, उनका एक फाइनेंस मिनिस्टर था। तो फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ही प्रिय थे उनके, और उन फाइनेंस मिनिस्टर ने उनके जो मतलब महामात्या जो थे, उनके सगा पुत्र महामात्या का नाम सुना? अकबर का नाम तो सुना है ना आप लोग? इतने इससे क्यों देख रहे हो, मतलब ये क्या, अकबर कौन है, ऐसे क्या है, वो कौन होता है, ऐसे क्यों देख रहे हो? नाम तो सुना ही होगा ना, आपके चेहरे पे वो भाव आ रहे हैं, ये कौन नाम बोल दिया, ऐसा दिख रहा है वो। अकबर का ऐसा है, एक किस्सा है, अगर आपने सुना हो तो, सिर्फ एग्जाम्पल है, ये याद आ गया इसलिए आपको सामने रख रहा हूं मैं। ऐसा है कि उनकी सगी माँ तो थी नहीं, उनका देहांत हो गया था। तो उनको जो बड़ा किया वो महामात्या बोलते हैं, उन्होंने बड़ा किया, उनकी सगी माँ नहीं थी। तो महामात्या का एक पुत्र हुआ करता था, उनको दिल्ली की गद्दी चाहिए होती है, लेकिन क्या होता है कि अकबर मेन था, और अकबर ही वहां पे उनका वंश के हिसाब से देखने जाए तो अकबर को शासन मिलता, लेकिन महामात्या के सगे लड़के को ये ऐसे आशा रहती है कि भाई मैं कहीं ना कहीं बनूं। अब उसमें ऐसा था कि अकबर वहां पे शासन में बैठता है, लेकिन हमेशा से उसे ऐसा लगता है कि मैं शासन में रहना चाहिए, तो उसके लिए उसने अपनी मनमाही चीजें कर लेता है, क्योंकि महामात्या हमेशा से अकबर के फेवर में रहती है। अब ऐसा होता है कि वो व्यक्ति जो है वो बेजोड़ तरीके से वहां पे करप्शन करता है, और अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर इस चीज को देख लेता है, उसे समझ में आ जाता है कि भाई इसने क्या किया है, बहुत बड़ा करप्शन किया है, जितने टैक्स आने चाहिए, जितने कर आने चाहिए, उससे दिखाया बहुत कम है, और बाकी का उसके पास रहा है, या फिर कुछ ना कुछ वहां पे क्या है, दाल में कुछ काला है, ऐसा उसको समझ जाता है। फिर क्या करता है वो,
फिर वो व्यक्ति उठ के अकबर को बताने के लिए जा रहा होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, कि भाई महामात्य के लड़के ने ये घापले किए हैं, वो मुझे दिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले पता चल जाता है उसको, महामात्य को, लड़के को, और वो जाता है और अकबर के फेवरेट फाइनेंस मिनिस्टर का क्या करता है, गला काट देता है। ये सुना होगा शायद आपने। अकबर को पता चलता है कि भाई मेरा फेवरेट फाइनेंस मिनिस्टर, और उसका तूने गला काट दिया। दोनों के बीच में लड़ाई होती है और लाजमी है बादशाह ही जीतेंगे, तो बादशाह जीतते हैं। बादशाह जीतते हैं, उसके बाद उसको सजा देते हैं, आपको पता होगा। तो सजा ऐसी देते हैं कि भाई सिपाहियों, इसको सर के बल ऊपर से नीचे गिराओ, लाल किले से नीचे गिराओ, सर के बल। बादशाह का हुक्म, जो हुक्म मेरे आका। फिर सिपाही जाते हैं, उसको उल्टा टिंगाते हैं और लाल किले से नीचे गिराते हैं, सर के बल। वो सर के बल नीचे गिरता है। बादशाह कहते हैं देखो मरा कि नहीं मरा। जान, बादशाह थोड़ी जान बाकी है, जान बाकी है, वापस से ऊपर लाओ और वापस से सर के बल नीचे गिराओ। तो फिर वो नीचे जाते हैं, वापस से ऊपर लेकर आते हैं, वापस से सर के बल नीचे गिराते हैं। बल्कि जब तक नहीं मरता तब तक सर के बल नीचे गिराते रहो। तो फिर सिपाही वही करते हैं, जाते हैं, लेकर आते हैं, वापस से सर के बल नीचे गिराते हैं, वापस से आते हैं, वापस से गिराते हैं। ऐसा कर करके वो एक बार मर जाता है। अब देखो ये पूरा इंसिडेंस है, ये पूरी कहानी है। क्या पता चलता है? पता बस एक ही चीज है, क्या करप्शन करने का सजा ये होगी कि आप सामने वाले को सर के बल नीचे गिराओ। अगर ऐसा होगा तो पूरा संसद आज का खाली हो जाएगा। सबको ऊपर से, संसद के छत पर से सबको सर के बल गिराना पड़ेगा, पूरी संसद खाली हो जाएगी। ऐसा देखने जाओ तो मतलब ये चीज क्या हो जाएगी, राजा के मन में जो आएगा वो उसे सजा मिलेगी, राजा जो बोलेगा वो सजा मिलेगी। अच्छा, कहीं पे भी मुगल के कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर मुगल का जो ये रहता था रूल बुक, उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा था कि जिसने भाई गुनाह किया है करप्शन जैसा, उसे पकड़ के आप सर के बल नीचे गिराओ, ऐसा तो नहीं लिखा था। तो राजा ने, मतलब कि उस वक्त के राजा ने ये कैसे कर दिया, बस वो उसकी मनमानी चीज। ऐसा बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे आपको इतिहास में, या फिर राजाशाही जहां जहां पे है वहां पे। मेरा वचन ही है मेरा शासन, सुना है कि जान जाए पर प्राण न जाए, जान जाए पर वचन न जाए, प्राण नहीं वचन न जाए। कि भाई कुछ भी हो जाए, वचन दे दिया तो वचन दे दिया। क्या नहीं जाना चाहिए, वह प्राण जाना चाहिए लेकिन वचन न जाए। या फिर मेरा वचन ही है मेरा शासन, मैंने वचन दे दिया, शासन करो, अब वैसा ही शासन करूंगा। वचन से शासन कैसे चलाओगे? देखो एक हद तक सही है कि आपने किसी को वचन दे दिया, आप युद्ध में लड़ रहे हो किसी के साथ, और कोई आती है लेडी और आपको बचा लेती है, फिर आपने बोलता है कि आपने मेरी जान बचाई है, मांगो क्या मांगना चाहते हो। मतलब अभी नहीं मांगूंगी, बाद में मांगूंगी, समय आएगा तब। अभी ठीक है, बाद में मांगना। समय आता है, उसका बेटा राजा बन रहा होता है, उसका बेटा राजा बनता है तो उसका समय आता है, बोले कि अपना टाइम आ गया। बोले कि राजा जी याद है उस दिन मैंने आपको बचाया था और आपने बोला था कि मांगो जाओ, मांगना हो, आपको आपका वचन याद है? लेकिन मेरा वचन याद है, रघुवंश की सदा रीत चली आई, भाई प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो बोले कि एक चीज मांगती हो, दोगे? बोले कि प्राण दे के दूंगा। अब बोलो तो सही। बोले कि मेरे बेटे को राजा बनाओ, आपके बेटे को वनवास भेज दो। लेकिन ये काम मांग लिया। बोले कि आपने वचन दिया था। और पूरा समाज, पूरा देश उस वक्त राजा बनने की तैयारी कर रहा था उसके बेटे की, और अब वचन दिया था इसलिए पूरे देश को नाराज करके उसके बेटे को वनवास भेजा, और उस महिला ने जिस व्यक्ति को बोला उस व्यक्ति को राजा बनाया गया। मतलब कि देश के लोगों की कोई भावनाओं का कोई कदर नहीं, क्योंकि वचन दे दिया। वचन जो दिया वो करना ही पड़ेगा।
ये औरत पे हाथ डालने वाले का गला नहीं काटते, उंगली नहीं काटते, काटते उसको गला, ऐसे मुंह करके ऐसे गला काटते हैं, समझो। हाँ भाई देखो, महिलाओं पे हाथ डालने के लिए जितनी भी हार्ड से हार्ड पनिशमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए, लेकिन उसे लिख दो, उसे लिख दो और फिर उसे बोलो देखो भाई अगर आपने ऐसा किया है तो फिर क्या होगा, इस तरीके से सजा मिलेगी और उसी तरीके से काम चलेगा। अब ये वायदों के हिसाब से शासन नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि इस चीज में तानाशाह बनने का ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो जो व्यक्ति होगा वही खुद कानून बनाएगा, जैसे अकबर ने बनाया। जैसे वो साहब ने बोला कि भाई मांगो जो मांगना चाहते हो, या फिर वो साहब ने बोला कि भाई औरत पे हाथ डालने वाले की उंगली नहीं काटते, काटते हैं उसका गला, और ऐसा करके उसने कानून बना दिया, वो खुद एग्जीक्यूट कर लेगा। अच्छा उसने कानून बना दिया, बड़ी सभा में कानून बना दिया कि भाई महिलाओं पे हाथ डालने वालों का उंगली नहीं काटते, उसका क्या काटा जाता है, गला काटा जाता है। ऐसा करके उसने पूरी तरीके से एग्जीक्यूट भी खुद ही राजा ने खुद ऐसा बोल दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, और राजा ने सजा भी दे दी, दंड भी दे दिया। राजा खुद जज बन गया, राजा खुद कानून बनाने वाला बन गया, राजा ये सब कुछ बन गया। आज ऐसा हो सकता है? समझो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी ने कानून बनाया, अच्छा वो लेजिस्लेचर तो है ही, चलो उसने कानून बना लिया और कानून बनाया कि भाई सबको हेलमेट पहनना कंपलसरी है, अरे और खुद यहाँ पे आके पुलिस बन के बैठा हुआ खड़ा है, और चारों तरफ देखा कौन हेलमेट नहीं पहना, कौन हेलमेट नहीं पहना, भाई बनाओ हेलमेट नहीं पहनता इधर आओ, और आपको पकड़ा उसने, लाओ 500 रुपए लाओ, हेलमेट क्यों नहीं पहना, चलान फटे, चलान काटना पड़ेगा। बोले कि साहब 500 रुपए नहीं है, हाँ नहीं 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 ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बोलो दोनों हाथ उठा के बोलो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा करके आपको दोनों हाथ उठवाए और फिर आपने 500 रुपए दिए और आप जाते जाते बोल रहे हो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भाई बहनों, दोनों साथ में हाथ, दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के बोलो। आप गाड़ी पे बैठ रहे हो, मुट्ठी बांध के जय भारत माता की जय भी बोलते जा रहे हो। चीज क्या है कि वही खुद नहीं कर पाता है, और समझ लीजिए जब देश की रक्षा करनी हो तो नरेंद्र मोदी खुद AK-47 लेके बॉर्डर पे खड़ा है। कौन है बताओ, चाइना वाले कहाँ है बताओ, कौन है अंदर घुस, अंदर ऐसा तो होता था, राजा ऐसे ही तो करते थे, राजा खुद कानून बनाते थे, देश की रक्षा के लिए तलवार लेके वही बॉर्डर पे खड़े रहेंगे और वही समय पड़ा तो वही जज बन जाएंगे, सब कुछ वही तो खुद कर रहे थे। वो तानाशाही की तरफ ज्यादा जाएगा। उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, रूल ऑफ लॉ, राइट, जो ज्यादातर आपको डेमोक्रेटिक कंट्री में देखने मिलेगा, राइट, जो ज्यादातर आपको कहां मिलेगा, डेमोक्रेटिक कंट्री में देखने मिलेगा, राइट। एक होता है तानाशाही, मतलब एक होता है डिक्टेटरशिप, एक होता है डेमोक्रेसी, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी चीज होती है, हम उसको समझेंगे, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रूल ऑफ लॉ, राइट, रूल ऑफ लॉ, एक मिनट रुकेगा। राइट, सो इस तरीके से जो भी रूल ऑफ लॉ होता है उसके हिसाब से अगर चले तो क्या होता है कि शासन चलाने में आपको लॉ की जरूरत पड़ती है। हर चीज लिखी हुई होती है, हर चीज वहां पे स्पेसिफाइड होती है। तो ये हम यहाँ पे क्यों डिस्कस किए, ये हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि यहाँ पे अभी कौन आएगा, ब्रिटिशर्स आएंगे, और वो ब्रिटिशर्स जो मैंने आपको बताया, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आएंगे, उन लोगों ने जाने अनजाने में भारत में रूल ऑफ लॉ लेकर आए, राइट। उसी रूल ऑफ लॉ में से कहीं ना कहीं हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन का जेनेसिस निकलता है, उसका क्या निकलता है, उसका बर्थ होता है। रूल ऑफ लॉ
कानून का शासन जिसे हम कहते हैं, रूल ऑफ लॉ, राइट, रूल ऑफ लॉ जिसे हम कहते हैं कानून का शासन। जो भी कानून बोल रहा है वैसा करना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए तब क्या चल रहा था, राजाशाही, किंगशिप। लेकिन किंगशिप से हिसाब से देश नहीं चल सकता, ये आपने देख लिया अभी। अरे चल तो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है वो हमने थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश की। यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स आते हैं तब सबसे पहले उनके सामने कुछ चीजें थी। क्या थी? सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स आए तो मुगल यहाँ पे थे। थोड़ा सा देखिए, आपको हिस्ट्री लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको देखकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स या फिर इवोल्यूशन यहीं से कहीं से दिखेगा आपको। तो मुगल था, और मुगल में भी कौन शासक था? जहांगीर। जहांगीर करके एक शासक था जो यहाँ पे हुआ करता था। जब मुगल्स आए, जब ब्रिटिशर्स आए तब जहांगीर यहाँ पे शासन में था। जहांगीर का शासन था। जहांगीर को पूछा कि साहब हम यहाँ पे शासन करें क्या, व्यापार करें क्या? बोले करो, जाओ मौज करो। सूरत में ना बोला, लेकिन अगर मौज करनी है तो सूरत चले जाओ। तो सूरत आया जहांगीर, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ये अपना सैनिक यहाँ पे आकर क्या करता है, यहाँ पे आकर वो अपना पहली फैक्ट्री बनाता है सूरत में। सूरत में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री बनती है। वैसे इससे पहले बहुत सारे यूरोपियन भारत में आ चुके थे, जैसे मैंने आपको बताया पोर्टुगीज आ चुका था, राइट, यहाँ पे फ्रेंच आ चुके थे, यहाँ पे डच आ चुके थे, यहाँ पे यूरोपियन बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके थे। ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स पहली बार आए, ब्रिटिशर्स पहले आए, इससे पहले यूरोपियन लोग आ चुके थे। लेकिन यूरोपियन आए तो उनके पास क्या था? पहली बात तो क्या थी, जब इस वक्त आए तब उनके पास 20 साल की मोनोपोली का चार्टर था। मोनोपोली का क्या था? चार्टर, कि भाई, और ये किससे मिला था? विश्व की महासत्ता से, रानी से मिला था, ट्विन से मिला था। कौन? वहां की जो विश्व के कौन हुआ करते थे, वो विश्व की महासत्ता हुआ करते थे, वो क्वीन से उन्हें 20 साल की मोनोपोली का शासन मिला था। जाओ ईस्ट में आपका ही शासन रहेगा। लेकिन ईस्ट में यहाँ पे जहांगीर था। जहांगीर ईस्ट में इन द सेंस यहाँ पे इंडिया में था। जहांगीर की वजह से उसे यहाँ पे इंडिया में थोड़ी बहुत जगह मिलती है, और यहाँ पे आके वो क्या करता है? व्यापार। जो भी यूरोपियन यहाँ पे शासन करेंगे, क्योंकि यूरोपियन का ही शासन चल रहा था वैसे पूरे वर्ल्ड में, महासत्ता तो वही थी। जो भी यूरोपियन यहाँ पे आएगा तो उनको पता है इंडिया में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि इंडिया में मोनोपोली है। किसकी? ब्रिटिशर्स की। लेकिन कुछ समय आते आते यहाँ पे ऐसा होता है कि कंपनी आने लगती है लॉस में। ये मैं कब की बात बोल रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ 1600 की, राइट। 1600 में, 1600 में मुगल यहाँ पे थे। उसी वक्त ये जो है यहाँ पे आते हैं, अंग्रेज यहाँ पे आते हैं। कुछ समय आते आते 1700, एक सदी होते होते, एक सेंचुरी होने आती है 1700। कुछ समय आते आते 1700 आते आते कंपनी को होने लगता है लॉस। लॉस किस चीज का? फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल, ह्यूज फाइनेंशियल लॉस होता है। फाइनेंशियल लॉस होता है, समझ में नहीं आता क्या करें। क्योंकि देखिए, जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया, तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे प्रॉब्लम बस एक छोटी सी है। वो लोग आए इंडिया में आए, और इंडिया में उन्होंने रहे। उनका देश कौन सा था? यूके। उस वक्त एरोप्लेन हुआ नहीं करता था, यहां से सुएज कैनाल थी नहीं, घूम के आना है। कहां से? इधर से। फिर यहां से रुके, फिर यहां पे आएंगे। समझो, पूरा ये कम से कम 6 से 7 महीना लग जाएगा वहां से यहाँ पे आने के लिए, और यहां से वहां जाने के लिए। उस वक्त की बात कर रहा हूं, अभी नहीं। अभी तो 1-2 दिन में हो जाता है। तो उस वक्त कम से कम 6 से 7 महीना लगेगा आपको, कहां से? यहां से यहाँ पे आने के लिए, और यहां से इंडिया आने के लिए। और अगर आप यहां से वापस की जर्नी करोगे तो उसका आप 1 साल समझ लो, पूरा 1 साल ही समझ लो आप आने जाने में, क्योंकि आप सी रूट से ही आओगे। बीच में खो गए, गुम गए तो वो बात अलग है, और जिंदा बचे तो यहां तक आ जाओगे। ठीक है, ऐसे कुछ मामला हुआ करता। 1700 आते आते थोड़ा लॉस में जाने लगा कंपनी, 2 रीजनों की वजह से। पहली बात तो समझो कि मुगल की यहाँ पे करेंसी क्या हुआ करती थी।
मुगल की खुद की करेंसी होती थी, आपको पता होगा, सोन मोहर जिसे हम कहते हैं वो ये किस लिए यहाँ पे आए थे? ट्रेडिंग करने के लिए। 1 सदी हो गए ट्रेडिंग कर रहे थे। 1600 में आए, 1700 आते आते ट्रेडिंग किए। लेकिन ट्रेडिंग के लिए आपको चाहिए रॉ मटेरियल, ट्रेडिंग को रॉ मटेरियल चाहिए होगा, रॉ मटेरियल के लिए पैसे लगेगा, लगता है कि नहीं लगता? टेक्सटाइल में कोई है यहाँ पे? टेक्सटाइल में हो, सबसे पहले क्या करते हो? क्या बेचते हो? बेचते क्या हो? ड्रेस मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो सबसे पहले क्या लेकर आते हो? हाँ, लेस, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जहां से लेकर आते हो तो उसको कुछ पैसे देने होते हैं, राइट? समझ लीजिए कि आपके पास गांधी जी वाला पैसा नहीं है, दिनार है, दिनार, तो सामने वाला लेगा, आसानी से नहीं लेगा। वैसे तो ले लेगा, आसानी से नहीं लेगा। गांधी जी वाला पैसा जो है वो लेगा। 2000 की नोट भी नहीं लेगा अभी, लेगा? लेता है क्या कोई? अभी तो थोड़ा थोड़ा ले रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, सितंबर तक चलेगा, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन गांधी जी वाले नोट ले लेंगे, बाहर के नोट नहीं लेंगे। या तो ले लेंगे लेकिन उनको लगे क्या कुछ भी दे रहे हो, इंडिया वाला दे दो ना। अभी मैं बाहर पानी पूरी खाने जाऊंगा तो वो दिनार थोड़ी दूंगा उसको तो मैं गांधी जी वाला ही नोट दूंगा ना, तो गांधी जी वाला ही नोट लेगा। उस वक्त मुगल हुआ करता था। यहाँ पे आप रॉ मटेरियल परचेस करोगे, मेन प्रॉब्लम रॉ मटेरियल की थी, ये समझ लीजिए। रॉ मटेरियल यहाँ पे लेने जाओ इंडिया में तो आपके पास पैसा नहीं था, सोन मोहर चाहिए होता था। सोन मोहर समझते हो ना? सोने के सिक्के, सोने की मुद्राएं। सोना, गोल्ड जो है ब्रिटेन में एक प्रीशियस मटेरियल हुआ करता था। गोल्ड वहां पे प्रीशियस मटेरियल, भारत के लोगों के लिए ये रेगुलर चीज है, डेली चीज थी। मतलब कि अब देखो, ऐसा नहीं कि वहां पे वो सारी चीजें नहीं थी, यहाँ पे ऐसी थी। मैं सिर्फ एक लहजा समझा रहा हूं आपको किस तरीके से था। इंडिया में गोल्ड उस वक्त एक डेली चीज थी, रूटीन चीज थी, और ब्रिटेन में वही गोल्ड जो है क्या हुआ करता था? प्रीशियस। आज जो हमारे पास है ना, गोल्ड की चेन पहनो, गोल्ड का ये, गोल्ड का वो, वैसा उस वक्त हुआ करता था। भारत के लिए वो रेगुलर चीज थी। नाई के पास गए बाल कटाने के लिए, हेलो ये लो 1 सोना मोहर, बाल काट दो। टमाटर लेने गए, और टमाटर लो 2 किलो टमाटर, ये लो 2 सोना मोहर लो, 2 किलो टमाटर दे दो। रेगुलर चीज हुआ करती थी। ब्रिटेन के लिए रेगुलर नहीं थी, ब्रिटेन के लिए ये प्रीशियस मटेरियल हुआ करता था। अब उनके पास रॉ मटेरियल परचेस करने के पैसे थोड़े कम होने लगे, और ये मेन प्रॉब्लम आने लगी कि भाई रॉ मटेरियल लाए कहां से, किस तरीके से मैनेज करें। उसके लिए उन्होंने क्या किया? एक तिकड़म अपनाया। एक तो ये हो सकता था कि वो रॉ मटेरियल अपने गांव से ही लेके आए, लेकिन उनके गांव जाने में देर बहुत लगेंगे, जाने में देर लगेगा, आने में देर लगेगा। दूसरा है कि वो यहीं से कहीं से अरेंज करें, लेकिन यहां से अरेंज कैसे करें? एक थोड़ा बहुत एक है, फारूक सियार करके एक साहब थे बंगाल के राजा, उन्होंने उन्हें उनकी मुद्राएं छापने की आजादी दे दी थी कि आपकी मुद्राएं छापो। आप इतिहास में पढ़ोगे इस चीज को। लेकिन मेन प्रॉब्लम वही है ना कि यहाँ के लोग एक्सेप्ट करने चाहिए ना चीजों को, पैसों को। आप 2000 की नोट को आरबीआई ने बैन कर दिया, अभी सितंबर के बाद वो 2000 की नोट आपको चलन में नहीं दिखेगी। कितनी भी बड़ी नोट होगी, आप किसी के पास जाओ, बोलोगे ये लो 2000 की नोट, लगे साहब क्या कुछ भी अच्छी नोट दो ना, 500 वाली, 100 वाली दो, ये भी 2000 की नोट नहीं चाहिए। अगर लोग लेंगे ही नहीं तो आपके पैसे की कोई कीमत नहीं है। कभी दूध लेने जाते हो, दूध लेने हम लोग जब बचपन में जाते थे तो समझ लीजिए कि दूध जो है, दूध की वो जो थैली होती थी वो समझ लीजिए 12 रुपए की है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 10 रुपए देते थे, बोले कि 2 रुपए छुट्टे नहीं है, तो उसकी डेयरी का वो कूपन दे देते थे 2 रुपए वाला। देखा है कभी ऐसा? है अभी देते हैं क्या? गौशालाएं होती है, हाँ, कूपन्स देती है। हम्म, आप वहाँ पे पैसे दे दो, वो एक कूपन बुक देते हैं, फिर डेली बेसिस पे कूपन काटते हैं। तो क्या करेंगे? कूपन दे देते। फिर आपको समझ ले 2-2 रुपए का कूपन देंगे, 1 रुपए का कूपन, 2, अगर उसके बाद चिल्लर नहीं है तो ऐसा कुछ करते थे। फिर आपके पास समझ लीजिए 2-2 रुपए के कूपन बहुत ज्यादा हो गए, 12 रुपए हो गए, वो 12 रुपए के कूपन उसको जाके दे दो,
एक पूरी बाटली आपकी दूध की और पूरी थैली मिल जाती है आपको। लेकिन पहली बात, इस डेयरी की चीज उस डेयरी में आप नहीं दे सकते हो। आप इस डेयरी से कूपन लेके आए, बोले कि ये लो, दूसरी डेयरी में जाके बोलो बोले ये क्या है, बोले कि उस डेयरी का है, अरे ये थोड़ी चलेगा, ये तो इसी डेयरी में चलेगा। मेन कहने की बात क्या है, लोग उस पैसे को एक्सेप्ट तो करने चाहिए। वहां पे ब्रिटिशर्स के पैसे को लोगों का एक्सेप्टेंस तो मिले। वहां पे मुगल चल रहा था, मुगलों के दिनार सोनार चल रहे थे, सोन मोहर चल रहे थे, और उनको फारूक सियार ने क्या कर दिया, खुद के पैसे छापने की एक परमिशन दे दी। आप ये इतिहास में पढ़ोगे, इसमें अभी लोड मत लीजिए किस तरीके से था वो, हम सिर्फ मेन बात पे आ रहे हैं। तो जब वो फारूक सियार ने ये पैसे छापने के लिए परमिशन दे दी, लेकिन फिर भी पैसे नहीं, उनकी उतनी कीमत नहीं हो रही थी। अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। दूसरा ही तरीका था कि एक काम करते हैं, कोई जमीन का टुकड़ा हथिया लेते हैं, जमीन का टुकड़ा हथिया लेंगे, कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू होगा और कहीं ना कहीं से हम हमारा कामकाज चालू करेंगे। यहीं का लोगों का पैसा इन्हीं से लेंगे और इन्हीं को बेचेंगे। इस कंटिन्यूएशन में क्या करते हो, इस कंटिन्यूएशन में एक युद्ध करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी नाम सुना होगा, राइट। कुछ लोग कहते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी was never fought। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, एक्चुअली इतिहास में, हिस्ट्री में आया था वैसे, कि द बैटल ऑफ प्लासी was never fought, एक्सप्लेन। आप इतिहास में इसको समझोगे, पढ़ोगे इसको, अभी के लिए कोई मतलब नहीं है इसका। भाई बैटल ऑफ प्लासी हुई नहीं है, बताओ। अब मैंने तो अभी बताया आपको 1757 में हुआ है, और ये आप इतिहास में भी पढ़ते हो कि 1757 में प्लासी का बैटल हुआ है। तो ये क्या है, बैटल ऑफ प्लासी हुआ ही नहीं है। देखो ऐसा है कि ये एक पूरी कॉन्स्पिरेंसी थी। कॉन्स्पिरेंसी इन द सेंस षड्यंत्र, साजिश। कैसे, वहां पे बंगाल के शासक हुआ करते थे। अब इतिहास में वैसे तो पढ़ ही लेते हो, हम ज्यादा इतिहास में नहीं जाते हैं। बंगाल के शासक हुआ करते थे, बंगाल के शासक को धोखे से उनके ही सैनिकों से मरवा दिया ब्रिटिशर्स ने, उनके ही सैनिकों से मरवा दिया और प्लासी को कब्जे में ले लिया, शासन में ले लिया, अपने पास ले लिया। प्लासी कहां है वैसे, प्लासी का लोकेशन पता है, प्लासी कहां है, आज कहां पे, आज कहां है, हाँ लगभग ओडिशा। वेरी गुड। देखो प्लासी का लोकेशन आपको कुछ यहां पे मिलेगा। वैसे तो बैटल ऑफ प्लासी हर जगह पे फेमस ही है। आज की जगह पे अगर देखने जाओ तो ये आपको प्लासी का कुछ मैप दिखेगा। यस, उस वक्त का मेन चीज क्या है, उस वक्त का बंगाल, राइट। इस तरफ आइए आप, उस तरफ का, उस वक्त का बंगाल, इसकी लोकेशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या है, प्लासी कुछ यहां पे दिखेगा आपको, बैटल ऑफ प्लासी जहां पे हुई वो। प्लासी को थोड़ा सा और ठीक से देखो, प्लासी ही क्यों। एक्चुअली इतिहास में, हिस्ट्री में एक और क्वेश्चन आया था आपको, हिस्ट्री के साहब आपको बताएंगे ही। क्वेश्चन ऐसा था कि ब्रिटिशर्स most of the European was trying to capture India from the south, while the Britishers took a key of India from the Plassey, right, from the Plassey। तो ये प्लासी है क्या, क्यों प्लासी ही, देखो प्लासी ही क्यों, उसके लिए ये देखो। ये सब क्या है
हाँ, ये सब क्या है? नदियां है। गंगा च यमुना च ब्रह्मपुत्र, राइट। ये सोन, ये हमारी कोयल रिवर, सोन रिवर, ये भागीरथी वगैरह, ये सब रिवर ये उस एरिया को बनाती है क्या? फर्टाइल। उस वक्त एग्रीकल्चरल देश हुआ करता था भारत, एग्रीकल्चरल देश, और उसमें प्लासी एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य वहां के, उस वक्त तो राज्य हुआ करता था। प्लासी एक अच्छी ऐसी जगह जो इतने ज्यादा नदियों के संगम पे है। फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड, जमीन कैसी? एकदम फर्टाइल। और उस जमीन पे ब्रिटिशर्स का शासन। क्या तो फिर क्या, उससे क्या हमें समझना है? उससे बस एक ही चीज समझना है, अब यहां से वो क्या करेंगे? टैक्स वसूल करेंगे। क्या करेंगे? टैक्स वसूल करेंगे। टैक्स वसूल करेंगे, कौन से पैसे मिलेंगे? मुद्राएं मिलेंगी, मुद्राएं लेंगे, मुद्राएं लेंगे, और किससे लेंगे? भारत के लोगों से लेंगे। रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम सॉल्व। झांसी एक ऐसा देश, उस वक्त तो देश, राज्य ही बोलेंगे अब, ऐसा एक राज्य कि जहां पे शासन करने से ब्रिटिशर्स लॉस में से प्रॉफिट में आ गए। समझ रहे हो? लॉस में से प्रॉफिट में आ गए। उनको लगता है कि वो प्लासी एक छोटा सा देश, इतनी सी जगह, आप देख भी नहीं पा रहे हो, उतना छोटा है, इतना छोटा जगह, और भारत इतना बड़ा। अगर एक छोटा सा राज्य हमें लॉस में से प्रॉफिट में लेकर जा सकता है, तो पूरा भारत हमें मालामाल बना सकता है। इसके लिए क्या करते हैं? शेर के मुंह को लग जाता है खून, और फिर वो होता है जिसको आपको पता है, जिसके बारे में आपको पता है, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। इससे पहले एक होता है 1760 में बैटल ऑफ वांडीवॉस। वांडीवॉस, ये सारी चीजें आप वैसे इतिहास में पढ़ते हो। ये 3 युद्ध ब्रिटिशर्स को भारत में पग जमाने में सक्षम कर देती है। और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? भारत में पग जमा लेते हैं अपना। ब्रिटिशर्स भारत में चारों तरफ से एस्टैब्लिश हो जाते हैं, और उसके बाद उनका चलता है ट्रेड। जो मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में वो ट्रेड के लिए ही आए थे, अभी वो ट्रेड करना चालू करते हैं, अब ट्रेड करना चालू करते हैं। लेकिन ट्रेड करते करते वो टेरिटरी कैप्चर करने की शुरुआत कर चुके थे, टेरिटरी कैप्चर करने की शुरुआत कर चुके थे। अब यहां से होगा जो वहां से इनका जो हो रहा है, वो शासन करने की शुरुआत करते हैं। पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारी लैंड है, बहुत सारी लैंड है। अब उन लैंड को ब्रिटेन की संसद वहां से चलाती है। देखो, ये एक कंपनी है, मर्चेंट एडवेंटरिज्म, जो ईस्ट में आई, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। अल्टीमेटली वो क्या है? कंपनी है। कहां की? ब्रिटेन की। अब ब्रिटेन की कंपनी के पास यहां पे कोई जगह है, ऐसा समझो कि रिलायंस अगर पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान में अपनी चीजों को खोलती है, अपने जियो के सिम, अपने जियो के सारे मटेरियल वो पाकिस्तान में बेचती है, और पाकिस्तान में कुछ जगह जियो के नाम हो जाती है। इस्लामाबाद जियो के नाम पे हो गया, अंबानी भाई साहब के नाम पे हो गया। पेशावर की कुछ जगह अंबानी के नाम पे हो गई, राइट। और अंबानी जो है पेशावर और इस्लामाबाद को चला रहे हैं। समझ लीजिए, अंबानी चला रहे हैं। यहां से मोदी जी फोन करेंगे उनको, और मुका भाई क्या कर रहे हो? मेरे ऐसा ऐसा कर रहे हैं। और बोले तो व्यापार कर, पेशावर और इस्लामाबाद मुझे दे दे, मैं कर लूंगा, तू व्यापार कर बस। मोदी जी ने बोला है करना तो पड़ेगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, तो करना तो पड़ेगा। अंबानी जी क्या करेंगे?
वो व्यापार करने के लिए व्यापार करेंगे, लेकिन उस जगह की एक्सेस वो भारत सरकार को दे सकते हैं। वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी। उस कंपनी ने भारत में पग जमाया, और भारत में रहना चालू किया। लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटेन की सरकार इस चीज को देखती है और उसे अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। समझे पूरा खेल? ब्रिटेन की सरकार सारे देख रही है, और ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी है जिसे मर्चेंट एडवेंचरिज्म कहा गया। हाँ, तो उससे क्या, ये जो बनाना था वो हमने बनाया बेस। अब हमने जो मेन बात की थी रूल ऑफ लॉ, अब वहां से वो रूल बनाना शुरू करेंगे। कहां से? ब्रिटेन से कानून बनाएंगे, और वो कानून वो यहां पर लेकर आएंगे। ब्रिटेन का कानून किसके लिए? तो यहाँ की कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ की कंपनी के पास कुछ चीजें अभी थी। प्लासी था, बक्सर था, वनडीवोस में उन्होंने फ्रांस को हराया। जो भारत में वनडीवोस का युद्ध होता है, आप देखोगे लास्ट में जब इतिहास में जाओगे तब, तो वनडीवोस का युद्ध होता है, उसमें उन्होंने हरा दिया, फ्रेंच को हरा दिया। और प्लासी और बक्सर में यहाँ के इंडियन राजाओं को हराते हैं। ऐसा करके अधिकांश चीजें उनके पास चली जाती। अब ये चीजें वहां से देख रहा है कौन? ब्रिटेन। उनको पता चलता है कि भाई अभी अपना टाइम आ गया, और वो वहां से कुछ कानून बना के भेजेगी। और पहला कानून उसमें वो भेजते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, राइट। किस तरीके से उसको देखेंगे हम। पहले तो अभी ये समझो कि इस तरीके से पूरा चलता है। अब ये पूरा बैकग्राउंड बनाने की, समझने की हमने कोशिश की कि ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं, और भारत में आकर वो अपनी कुछ चीजों को लगाने की कोशिश करता है। अपनी चीजें किस तरीके से लगाएगा? तो आपने जैसे देखा, जैसे समझा आपने यहाँ पे कि अपनी तरीके से यहाँ की चीजों को उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया। अब आपको दो चीजें समझनी है कि ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने क्या बनाया? कुछ रूल्स बनाए। सामान्य भाषा में आप उसको लॉ बोल दो, कानून बनाए। तो इन कानून को हम दो चरण में देखेंगे। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा हम देखेंगे क्राउन्स रूल, क्राउन का शासन। ये क्राउन का शासन क्या है उसे अभी थोड़ी देर में समझेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन करती है 1773 से, यहाँ से शुरुआत होती है। धीरे धीरे यहाँ से आपको पता चलेगा 77, 1777, 1773, यहाँ से पूरी शुरुआत होती है। कहां तक होगी? यहाँ पे जब तक रिवोल्ट नहीं हो जाता। कब होता है रिवोल्ट? 1857 विद्रोह होता है, रिवोल्ट, जिसे हम कहते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला जाता है? क्राउन। जो रानी थी ना, वो शासन को अपने हाथ में ले लेते हैं। जो वहां की जो क्वीन थी, उस क्वीन ने इन पूरे शासन को क्या कर लेते? वो अपने हाथ में ले लेते हैं और अपने तरीके से सारी चीजों को चलाने की कोशिश करते हैं। और इससे क्या होता है? इससे पूरी चीज वहां के शासक के हाथ में चली जाती है। अब तक किसके हाथ में थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, ठीक है। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। अभी वो सारी चीजें वहां पे कौन चलाने की शुरुआत कर लेते हैं? क्राउन। और रिवोल्ट के बाद सारा का सारा खेल यहाँ पे अभी किसके हाथ में? पूरे का पूरा क्राउन में। आपको यहाँ पे क्या देखना है? देखो, ऐसा तो देखने जाए तो बहुत सारे एक्ट है, अराउंड 11 एक्ट है। हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत करेंगे, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, फिर यहाँ पे ये आएगा हमारा चार्टर एक्ट आएंगे। 4 चार्टर एक्ट है, उसमें से हम 2 पढ़ेंगे, ठीक है। फिर रिवोल्ट हो जाएगा 1857 पे। 1857 में रिवोल्ट होते ही वहां पे इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट भी 4 है, 3 है, लेकिन हम उसमें से 2 ही देखेंगे, राइट। इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा, फिर मोरले मिंटो रिफॉर्म आएगा, फिर मॉन्टेगू चैलेंजफोर्ड रिफॉर्म आएगा 1919 में, 1919 में। रिवोल्ट के बाद की बात कर रहा हूं, ठीक है। पूरा ये तामझाम चलेगा। ऐसा अगर आपको ऐसा समझना है तो ऐसा समझिए कि कंपनी का जब शासन चलता है, कंपनी का शासन जब चलता है तो यहाँ पे कुछ एक्ट आते हैं।
कुछ एक्ट आते हैं, जैसे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट ये कंपनी के शासन के दौरान ही आता है। उसी दौरान मतलब 1784 में वहां का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट के तुरंत बाद वहां पे वो लोग कोशिश करते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में थोड़ा सा चेंज किया जाए, उसको अमेंड करते हैं। राइट, उसके बाद 4 चार्टर एक्ट आते हैं, 4 चार्टर एक्ट। राइट, 4 चार्टर एक्ट आते हैं और चार्टर एक्ट हर 20 साल में आता है, 20 साल में एक बार आएगा। ठीक है, पहला चार्टर एक्ट अगर आप देखने जाओ तो 1793 में आएगा, 1793। फिर 20 साल बाद मतलब 1813, फिर 20 साल मतलब 1833 और फिर 20 साल मतलब 1853। राइट, ये क्या है, इसका पूरा नाम उन्होंने बता दिया, चार्टर एक्ट। इसका पूरा नाम क्या हो गया, चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट यहां से लेकर 1853 तक चार्टर एक्ट उन्होंने दिया। ऐसा कुछ चलता है, लेकिन उसके बीच में क्या हो जाता है, रिवॉल्ट। क्या हो जाएगा, विद्रोह। विद्रोह होते ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरा खत्म। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे क्या हो जाएगी, खत्म। मतलब भारत में अभी शासन नहीं करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसका शासन किसके हाथ में आ जाएगा, क्राउन के हाथ में। मतलब कि ब्रिटेन के क्वीन के हाथ में। और ब्रिटेन की क्वीन भी जब यहाँ पे रहेगी तब भी ब्रिटेन की संसद कुछ कानून बना कर यहाँ पे भेजेगी। इसलिए एक चीज आपको पहले से क्लियर रहे कि शासन कौन कर रहा है। मेन देखने जाए तो यहाँ पे ब्रिटेन का ब्रिटिश क्राउन। राइट, कुछ ऐसे ही समझिए आप। शासन कौन कर रहा है, शासन यहां से चल रहा है, शासन यहां से चल रहा है। ठीक है, पहले यहां से इन्होंने गाइडलाइंस किसको देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन भारत में हो गया 1857 का रिवोल्ट। 1857 का रिवोल्ट, भारत के लोग इससे पूरी तरीके से क्या हो गए, उब गए। उन्होंने रिवोल्ट किया, बोले कि ये नहीं चलेगा ये सारी चीजें। उन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया अपने आप से। राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई 1857 के बाद। फिर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पे ब्रिटेन ने ही शासन किया। ब्रिटेन ने ही शासन किया, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को निकाल दिया। शासन वही है, लेकिन अभी वो क्राउन के हाथ में है। पहले कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी को इनडायरेक्टली मॉनिटर किया जाता था। अब क्राउन, वहां की पार्लियामेंट, कहां की, यहां की पार्लियामेंट जो कानून बना के भेज रही है उसी के हिसाब से इंडिया चलेगा, उसी के हिसाब से क्या होगा, इंडिया चलेगा। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको पहले से क्लियर हो कि जो भी कानून बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, यहां की पार्लियामेंट में बन रहा है। वहां की पार्लियामेंट में कानून बनेगा, इन लोगों को बोला जाएगा कि आप इंप्लीमेंट करो। ये पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है। मतलब कि 1857 के पहले भी वैसा ही था और 1857 के बाद भी ऐसा ही रहा कि पार्लियामेंट ने ही कानून बनाया। लेकिन 1857 के पहले क्या हुआ था कि 1857 के बाद पहले पार्लियामेंट कानून बनाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलेगी और फिर यहां पे आएगा कानून। अब क्या हो रहा है, पार्लियामेंट कानून बनाएगी, डायरेक्ट भारत को लागू करना ही है, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी बीच में नहीं है। इस चीज को आप ठीक से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब क्राउन ने कानून बनाया और यहां पे जो है वो कानून अपने तौर पे आएगा। मतलब कि उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से अपनी सहूलियत के लिए कानून बनाएंगे। 1857 के रिवोल्ट के बाद तुरंत 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे हिंद शासन अधिनियम भी बोलते हैं या फिर भारत शासन अधिनियम भी, उसके नाम से भी आपको पता चलेगा। इसके बाद वो 2 बड़े बड़े कानून बनाते हैं। वैसे तो 4 कानून आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से। पहले तो 1861 में आता है, 4 इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से वो कानून बनाएंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट। राइट, पहले तो 1861 में आएगा, 1861 में आएगा, फिर 1892 में आएगा, 1892 में आएगा, फिर 1909 में एंड 1919 में।
1919 में। इन सब का नाम अगर देखने जाए तो उन्होंने बताया द इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, ऐसा कुछ नाम उन्होंने दिया, ठीक है। लेकिन इन दोनों का नाम उन्होंने कुछ अलग तरीके से देते हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसे थे कि उस वक्त यहाँ पे वाइसरॉय, एक कुछ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ऐसा कुछ हुआ करता था। तो इसको उन्होंने मोर्ले मिंटो रिफॉर्म बोल दिया, जो 1919 वाला जो था, 1909 वाला जो था, उसको उन्होंने उनके लिए, क्योंकि मोर्ले करके यहाँ पे वहां पे एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, तो उसने वहां पे क्या दे दिया, मोर्ले और मिंटो करके वाइसरॉय हुआ करता था, तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म करके यहाँ पे 1909 के एक्ट को बोला गया। और उसी जगह पे 1919 का कानून हुआ करता था 1919 को, जिसे उन्होंने उनके तरीके से बताया मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड करके, मॉन्टेगू कौन था, तो मॉन्टेगू वहां पे एक उस वक्त का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, SOS था, और चेम्सफोर्ड करके वहां पे एक क्या था, वाइसरॉय था। ये करके दो लोगों ने यहाँ पे कानून बनाने की शुरुआत की, जो 1919 का, राइट। फिर कुछ हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, कुछ चेंजेस आता है, पुनः पैक्ट, ये वो बहुत सारी चीजें होती है बीच में, और फिर एक कानून बनाते हैं 1935 में, 1935 में। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। क्या बोला गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस आज के तारीख में इस 1913 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अराउंड 2/3 चीजें हमने आज ली है। कितनी, लगभग 2/3 चीजें, लगभग नहीं, आप स्पेसिफिक, टू दी स्पेसिफिक, 2/3 चीजें इस 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भारत ने लिया है। क्योंकि इतना बड़ा अधिनियम, इतना बड़ा सारी चीजें उसमें रखी गई, इतनी सारी चीजें उसमें रखी गई कि ऑलमोस्ट सारी चीजें आ गई उसमें, कुछ चीजें बाकी नहीं रही। हर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और हर एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें जो वहां पे लिखी गई थी, वही चीज हमने संविधान में डाली। कैसे है, क्या है, वो देखेंगे। और फिर लास्ट में जिस काम में था इंतजार, वो घड़ी आ गई, 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत को स्वतंत्र करने का एक अधिनियम, ठीक है। देखो, भारत को आजाद किया तो आजादी ऐसे नहीं, जाओ आजाद हो गया, जाओ नाचो जाओ, ऐसा करके नहीं। कैसे दिया आजादी, उसके लिए भी एक्ट बनाया, कानून बनाया। इसीलिए हमने वर्ड क्या यूज किया, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। कानून का शासन बहुत बड़ी चीज है, राइट। आज हमारे टेंडेंसी में हो चुकी है, अगर आपको बेमतलब का कोई पकड़ता है, हमारे पहले मुंह में से क्या निकलता है, कहां लिखा है कि ये रॉन्ग साइड है, कहां लिखा है कि इसमें इतना लगेगा, कहां लिखेगा उसमें वैसा। ये जो हमारी टेंडेंसी होगी ना, लिखा है, बोला है, चला है, ये बताओ, यही है रूल ऑफ लॉ। क्योंकि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, लिखा हुआ चाहिए। बताओ भाई, लिखा हुआ कहां है, बताओ, तो ही हम बात करेंगे। जैसे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, अब हम क्या कुछ भी मान ले। इसलिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, लिखा हुआ। यह लिखा हुआ अभी तक का जो भारत चला, उसके बेसिस पे 1947 के बाद ऐसा नहीं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन सपने में आया और बना दिया। ऐसा है कि ये पूरी हिस्ट्री उसके पीछे काम करती है, ये पूरा इतिहास उसके पीछे लगा है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमने कानून संविधान बनाने की शुरुआत कर दी 1947 में, नहीं। ये पूरी चीज है हमारी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग्स, ये है हमारे इतिहास कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ऐसा नहीं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन इससे लिया, इससे हम रेफरेंस लेते हैं। इससे हम क्या सीखते हैं, रेफरेंस। अभी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, देखो प्रीलिम में इसमें से बहुत कम क्वेश्चन, बहुत कम, मतलब हो सकता है ज्यादा से ज्यादा एक या दो। उसमें मैं आपको अभी बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी इसमें से क्वेश्चन, बहुत बार तो इसी में से क्वेश्चन आए हैं, इन तीनों में से ही आए हैं। पिछली बार भी आप देखोगे, ये जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, वैसे तो इन तीनों का नाम क्या है, इन चारों का नाम क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट। कौन सा चारों, 1861, 1892, 1809, 1999, इन सब का नाम क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट। ऐसा ही नाम से उसे पहचाना जाता है, ठीक है। लेकिन उस वक्त का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और उस वक्त का जो वाइसरॉय है, उसके नाम से उससे ज्यादा प्रचलित है वो मोर्ले मिंटो, या फिर 1919 वाला मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आया है। बाकी ये इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और इसमें से भी आता है। इसमें से कभी तुच्छ क्वेश्चन आ जाते हैं। तुच्छ क्वेश्चन समझते हो? तुच्छ क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन कि कुछ भी पूछ लेते, अब पहला वाइसरॉय कौन, पहला गवर्नर कौन, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन, पहला लास्ट वाला वाइसरॉय कौन, पहला वाला वाइसरॉय कौन, लास्ट वाला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन, ये कुछ क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। ठीक है, वो उतना हार्ड नहीं है। देखो मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कि रट्टा मारने के पीछे मत भागिएगा, वो तो पता चल ही जाएगा आपको कि कौन पहला गवर्नर, कौन पहला वाइसरॉय, कौन पहला कौन लास्ट वाला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहला लास्ट वाला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये सारी चीजें आपको पता चली जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको पता चल गया है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा इसमें से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट निकालें। वापस से मैं बोलूंगा कि प्रीलिम में उतना ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, मेंस में भी शायद हो सके कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए ज्यादा पीएचडी करने की बात मत कीजिएगा। अच्छा, आपने क्वेश्चन देखे, कल देखे ना क्वेश्चन पेपर? कितने साल के देखे? 2 साल के देखे, मतलब पिछली बार का देखा। इसमें से क्वेश्चन शायद आपने कम देखे होंगे। बीसी क्वेश्चन थे, पेपर जीएस। अच्छा, 2000 पिछले बार का जो एक प्रीलिम था उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया इसमें से 1909 वाले से। ठीक है, पिछली बार के पेपर में से। उससे पिछली बार इसमें से पूछा गया 1919 वाले में से। ठीक है, इसमें से भी पूछा जाता है। आपको क्या करना है, देखो हर चीज के पीछे पीएचडी नहीं करनी है, हमें यह समझना है आपको इसमें से क्या लेना है, मेंस के लिए क्या लेना है। देखो मेंस के लिए आपको 2-4 चीजें इसमें से समझनी है। मेंस के लिए कि भाई कोई भी एक्ट आया है वो क्यों आया है, रीजन। देखो ये ग्रेवी बना रहे हैं हम, बगैर मतलब कि किसी भी तरह पे पीएचडी नहीं करना है, इसी तरफ से आपको जाना पड़ेगा। कोई भी एक्ट आया, ये जितने भी एक्ट आए उसका रीजन क्या है, पहली बात तो वो, फिर उसका प्रोविजन क्या है, प्रोविजन, राइट, कि वो एक्ट बोलना क्या चाहता है, उसमें क्या क्या चीजें रही। प्रोविजन के बाद उसकी कोई क्रिटिसिज्म है क्या, तो उस क्रिटिसिज्म में जाएंगे, उसके क्रिटिसिज्म पे जाएंगे। क्रिटिसिज्म अगर आपने देख लिया तो थोड़ी सी उसकी हम क्या कर लेंगे, इम्पैक्ट देख लेंगे कि इस एक्ट की इम्पैक्ट क्या रही। हम क्या करेंगे, हर एक्ट को एक एक करके उठाएंगे, सारे एक्ट को एक एक करके उठाएंगे और सबका ये चीज देखेंगे, सबका ये चीज देखेंगे। लेकिन देखिएगा, मैं वापस से वही बोल रहा हूं आपको, मेंस में देख लीजिए, प्रीलिम में देख लीजिए, बहुत ही कम क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हम करते हैं उतना करिए। मैं यहां से आपको मेरी तरफ से एक सीट दूंगा, मतलब ये तो हम क्लास में करेंगे, आपको क्या करना है मेरे साथ थोड़ा सा, ये मैं जो एक क्रिप्टिक नोट्स बना रहा हूं ना यहाँ पे, इसको सेम आपकी तरह ये आप इसको बनाते रहिए, क्लास नोट की तरह, राइट, इसको आप बनाते रहिए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब पॉलिटिक खत्म हो तो आपको जब पॉलिटिक को रिवीजन करना हो तो धड़ाक से हो जाए, फटाक से हो जाए। ज्यादा से ज्यादा आपको 2 या 3 दिन में पॉलिटिक का रिवीजन हो जाना चाहिए। कैसे होगा, देखो अभी मैं अगर यहां से बैठ के मैं इसका रिवीजन करूं तो मैं ऐसे रिवीजन करूंगा, 1857 से पहले कुछ एक्ट आए, 1857 के बाद कुछ एक्ट आए, फिर मैं बोलूंगा कि देखो 1857 के पहले ये कुछ 1773 में आया, 1784 में आया, फिर यहाँ पे 1793 में, 1813 में, 1833 में, 1853 में, ऐसे करके कुछ एक्ट आए। इसका कुछ प्रोविजन होगा तो उसके लिए भी मैं ऐसे ही डायग्राम बनाऊंगा। उससे क्या होगा, मेरा रिवीजन फटाक से होगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लक्ष्मीकांत में देखोगे यहां से 4 से 5 पेज इस पूरे पे बना रखे हैं, 5 पेज होंगे, 5 से 6 पेज होंगे। 6 पेज की चीज हमने एक स्लाइड में कर दिया है। ठीक है, देखो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा है, हम सारी चीजों को एक एक करके पकड़ेंगे। लेकिन क्या है कि पूरा पिक्चर आपके सामने अभी क्लियर है कि भाई इतने एक्ट आए हैं 1947 तक और 1773 से लेकर, ये पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर है। वही चीज उन्होंने 5 पेज में बता रखा है। अभी आप घर पे जाके लक्ष्मीकांत को देखोगे, अंदर का मत पढ़ना, सिर्फ देखो, अंदर का पढ़ोगे तो हो सकता है कि समझ में नहीं आए, अगर पढ़ते हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप उसको देखिएगा, आपको पता चलेगा कि यही चीजें उन्होंने 5 से 6 पेज में बता रखा है, राइट। तो इसलिए
आपको क्रिप्टिक नोट्स बनाती रहनी है, ठीक है। मैं इसका पूरा एक सीट दूंगा आपको, जैसे जैसे हम यहाँ पे जितने एक्ट करेंगे, अब कल कुछ एक्ट होंगे, परसों कुछ एक्ट होंगे, एक एक एक्ट पकड़ेंगे, उनका ये चीजें देखेंगे, रीजन क्या है, प्रोविजन क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। इन चीजों को करके आपके मेंस के लिए आपको काम कर लेना है। मेंस का यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो हो जाएगा। प्रीलिम का तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आता है, और प्रीलिम में अभी तक के देखा जाए तो ये एक्ट और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार एक बार यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर क्लास अटेंड किया है और कहीं ना कहीं से आपको वो पढ़ रखा है तो नॉर्मल क्वेश्चन था, उसमें ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था जो आपको बगैर पढ़े आपको ना समझ में, ऐसी चीज था, ठीक है। तो चलिए एक काम करेंगे, कल से यहाँ से उठा उठा के एक एक क्वेश्चन को हम करेंगे। अभी 5 मिनट बाकी है, उसमें तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। कल से हम यहाँ से पहले रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए कोई डाउट है तो पूछिए आप, इसमें कुछ चीजें जो मिसिंग लग रही है। देखो पॉलिटी का सिलेबस कुछ इसी तरीके से जाएगा, जो हिस्टोरिकल अंडरमाइनिंग है, अंडरमाइनिंग्स है, उसको इसी तरीके से हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें से कोई हिंदी में एग्जाम दे रहा है क्या? हिंदी में एग्जाम दे रहा है कोई? 2 लोग हिंदी में एग्जाम दे रहे हो? कौन कौन? 2 लोग। अरे बाकी कौन सी भाषा है? इंग्लिश भाषा है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, चलिए तो कल मिलते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बोलिए। 1 मिनट।